हेलो एवरीवन। अब आज इस वीडियो में हम ज़ुओलॉजी पेपर डिस्कशन करेंगे। लास्ट में हमने बात की थी बॉटनी पेपर सोल्यूशन की ऑफ द नीट टू 2023। आज हम बात करेंगे ज़ुओलॉजी पेपर डिस्कशन की इन द सेम पैटर्न। आपको जैसा आपने पेपर को देख के महसूस किया होगा, एवरी क्वेश्चन इज स्ट्रेट अवे फ्रॉम एनसीईआरटी। तो आज भी हम यही बात देखेंगे कि ज़ुओलॉजी के जितने भी 50 क्वेश्चन आए हैं एनसीईआरटी में, वो बात कहाँ दी है, कैसे दी है, क्वेश्चन को कैसे टेकअप किया है, क्वेश्चन को कैसे तोड़ा मोड़ा है एनटीए ने, और किस तरह से उसके कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शंस बनाए हैं। एवरी क्वेश्चन इज द लाइन ऑफ एनसीईआरटी। वी विल डिस्कस दैट। सम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आर देयर, बट देन कॉन्सेप्ट्स आर बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी पैटर्न। तो इसलिए मैं बच्चों क्लास में भी ये बात बोलती हूँ, आपको भी ये बात बोल रही हूँ कि आप बायो के लिए कहीं हमें इधर उधर नहीं जाना, हमें सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। तो स्ट्रेट अवे विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन विच कम्स इन ज़ुओलॉजी पार्ट, that is 151 question, right? Statement 1 says that a protein is imagined as a line, the left end represented by first amino acid, that is C terminal. तो अब तुम लोग मुझे बताओ, क्या लेफ्ट एंड आपका फर्स्ट अमाइनो एसिड इज सी टर्मिनल? सी टर्मिनल होता है एंड इट इज गिवन एज राइट एंड रिप्रेजेंटेड एज लास्ट अमाइनो एसिड विच इज एन टर्मिनल। किताब की लाइन को बस जरा सा तोड़ मोड़ दिया है और किताब की ही लाइन है। आपका फर्स्ट एंड पे इट इज एन टर्मिनल। बेसिकली यहाँ पे आपका क्या गड़बड़ी कर दी, दिस इज द फर्स्ट अमाइनो एसिड, और यहाँ पे क्या गड़बड़ी कर दी, ये लास्ट अमाइनो एसिड होता है। अगर तुम प्रोटीन अच्छे से पढ़े हो, तुम ये बात जानते हो कि फर्स्ट एंड पे क्या होता है, तुम्हारा अमाइनो ग्रुप होता है, सो दैट रिप्रेजेंट दी एन टर्मिनल। लास्ट एंड पे तुम्हारा क्या होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, सो दैट रिप्रेजेंट दी सी टर्मिनल। यानी कि तुम्हारी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई। सो दिस इज आवर फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देख लेते हैं। अडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट्स, 2 सब यूनिट्स ऑफ अल्फा एंड 2 सब यूनिट्स ऑफ बीटा। एब्सोल्युटली ट्रू स्टेटमेंट्स है ना। हम पढ़े हैं 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट होती हैं जिसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स होती हैं, यानी कि ये आपका ट्रू स्टेटमेंट हो गया। तो आपका सही आंसर क्या बनेगा, 1 इज फॉल्स एंड 2 इज ट्रू। वील गो फॉर ऑप्शन 3, राइट। अब देख लेते हैं एनसीईआरटी में कैसे ये बात दी है बच्चों। देखो बिल्कुल साफ साफ से ये बात दी है यहाँ पे, द फर्स्ट अमाइनो एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन टर्मिनल। फर्स्ट को हम क्या बोलते हैं, एन टर्मिनल बोलते हैं, और लास्ट को क्या बोलते हैं, सी टर्मिनल बोलते हैं, बिकॉज इट रिप्रेजेंट कार्बोक्सिल ग्रुप। अडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट्स, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट होती हैं, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। आपकी किताब में ये भी बात दी है, दैट इज अल्फा 2 एंड बीटा 2, राइट बच्चों। तो बायोमोलिक्यूल्स प्रोटीन से क्वेश्चन था आपका वो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन अडल्ट्स ऑफ फाइलम, है ना। तो रेडियल सिमेट्री तुमको कौन से फाइलम के अडल्ट्स में देखने को नहीं मिलेगी। देखो इसको ना हम जरूर मार्क करते हैं, रेडियल सिमेट्री किस में नहीं मिलती है। अब देखो सिलेंट्रेटर तो रेडियल ही होते हैं, रेडियल सिमेट्रिकली, टेनोफोरा भी रेडियल होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, तुमसे अडल्ट्स की बात कर रहे हैं। अब अगर तुम पढ़े हो अच्छे से, तुम जानते हो इकाइनोडर्म में क्या होता है, लार्वा तुम्हारा जो होता है, लार्वा इज एक्चुअली बायलेटरल, है ना बच्चों। लार्वा क्या होता है तुम्हारा, दैट इज बायलेटरल विच ग्रोज इनटू रेडियल अडल्ट, विच ग्रोज इनटू रेडियल अडल्ट। यानी कि तुम्हें अडल्ट कहाँ पे भी मिल गई, तुमको अडल्ट यहाँ भी देखने को, अडल्ट में भी तुम्हें रेडियल सिमेट्री देखने को मिल गई। तो नॉट की बात कर रहे हैं, हेमिकॉर्डेट्स, हेमिकॉर्डेट्स में तुमको बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। किताब में ये बात कैसे दी है, लेट्स सी। ये देखो यहाँ पे कहानी दी है, द अडल्ट इकाइनोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्रिकल, जो हमने बात की थी, बायलेटरल लार्वा ग्रोज इनटू रेडियल अडल्ट। तो इस तरह की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेट्रोग्रेसिव नेचर, मतलब चीजें आगे जाने की बजाय डिमोट हो गई। ये भी ध्यान रखेंगे बात को, राइट बच्चे, क्योंकि हम बायलेटरल सिमेट्री को एडवांस मानते हैं, और उसमें लार्वा में बायलेटरल था और रेडियल बिकम्स, द अडल्ट बिकम्स रेडियल। और देख लेते हैं यहाँ पे बात, हेमिकॉर्डेटा में तुमको बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिल रही है। समझ आई बात। तो इस तरह से हमारा आंसर हेमिकॉर्डेट्स बनेगा। आगे बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। अब तुमको कुछ स्टेटमेंट्स दिए और आपको तुम्हें सही बात बतानी है कि करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या हैं इनमें से। इन नॉन प्राइमेट मैमल्स साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड ईस्टवर्ड साइकिल। बिल्कुल ठीक बात, नॉन प्राइमेट्स में साइक्लिक चेंजेस को हम ईस्टवर्ड साइकिल से रेफर करते हैं। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस
एट प्यूबर्टी इज कॉल्ड मेनोपॉज। तुमको करेक्ट बात पूछी थी ना, तो तुम्हारा ए तो करेक्ट है बिल्कुल, लेकिन फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या बोलते हैं? मेनोपॉज थोड़ी ना बोलते हैं, वील कॉल इट एज मेनार्क। तो ये बात तुम्हारी गलत हो गई। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी द इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, दिस इज करेक्ट, है ना। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्स, तो लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन कैन बी एन इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड्स बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज। तो आपको बताना है कि मेनार्क और मेनोपॉज के बीच में आपका साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन चलता है। एवरी मंथ यू हैव वन मेंस्ट्रुअल साइकिल, फीमेल्स हैव वन मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो करेक्ट। So we'll go for A, C and D and our correct option will be 3. समझ आ रही है बात? किस तरह से इस क्वेश्चन तक के सही आंसर तक पहुंचेंगे? देखो किताब में कैसे दिया है। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को मेनार्क बोलते हैं, है ना। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स, हेंस देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन अकर्स बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज। सारी किताब की लाइंस हैं। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, व्हाई आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन दैट एनसीईआरटी इज जस्ट अ बाइबल फॉर द एग्जाम। एनसीईआरटी की लाइंस पढ़नी है, तुम्हें उसको समझना है, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझना है। फॉर बायोलॉजी टू गेट द करेक्ट आंसर फॉर एवरी क्वेश्चन ऑफ नीट एग्जाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये थोड़े क्वेश्चंस डिफिकल्ट हो जाते हैं, लेकिन हम तरीके से करेंगे, अगर दिमाग लगा के करें, सही तरीके से करें, तो इसका आंसर भी हमें बहुत इजीली मिल जाएगा। इस सेशन तुमको बोल रहा है कि नेफ्रॉन्स आर ऑफ टू टाइप्स, कॉर्टिकल एंड जस्ट्रामेड्यूलरी, बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव पोजीशन इन कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। तो बात बिल्कुल ठीक है ये, है ना। हमारे पास दो टाइप के क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं, कॉर्टिकल रीजन के में प्रेजेंट जो है और मेड्यूलरी रीजन में प्रेजेंट है। डिफरेंस क्या है? जिनका लूप ऑफ हेनले बहुत नीचे तक जा रहा है, मेड्यूलर रीजन तक, किडनी के नेफ्रॉन्स के, तो नेफ्रॉन का मेड्यूलर रीजन तक जा रहा है लूप ऑफ हेनले, तो उसको हम बोलते हैं कि मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स। नाउ द रीजन सेज juxtamedullary nephrons have short loop of Henle, whereas cortical nephrons have longer loop of Henle। देखो बात गलत हो गई, अभी तो मैंने आपको बताया मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स वो नेफ्रॉन्स होंगे which has long loop of Henle and go deep into the medullary region। समझ आ रही बात? So this becomes a false statement, this is true statement, this is a true statement and this is false statement। so reason is false, तो तुम्हारा कैसे जाएगा? A is true and R is false, right? अब देखो किताब में बिल्कुल साफ साफ से बात दी हुई है, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि majority of the nephrons the loop of Henle is too short and extend only very little into the medulla, such nephrons are cortical nephrons। जिनका loop of Henle short होता है वो cortical nephrons होते हैं। medullary nephrons का loop of Henle long होता है, goes deep into the medulla region, right बच्चा? आगे बढ़ लेते हैं। आई से क्वेश्चन है तुम्हारा ये क्लास 11th टॉपिक न्यूरल सिस्टम, उसमें तुम्हारे दो सेंस ऑर्गन्स दिए हुए हैं, आई एंड ईयर। तो आई से क्वेश्चन है तुम्हारा ये, ठीक है बच्चों। तो आई से तुम्हारी क्या बात कर रहे हैं? कुछ लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 में बात दी गई है, तो आपको मैच करना है सही ऑप्शन तक पहुंचने के लिए। फोविया, अब अगर तुम पढ़े हो तो पॉइंट ऑफ ग्रेटेस्ट विजुअल एक्विटी, है ना, तुम्हारा ए के साथ जाएगा 3, ठीक है, ए के साथ जाएगा तुम्हारा 3, क्योंकि यहाँ पे मैक्स कोन्स ही प्रेजेंट होते हैं, इसलिए एक्यूरेट तुम्हारी सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट विजन का पोजीशन है वो इन योर आई, ठीक है। तो ए गो विथ थर्ड। अब देखो तुम्हें ऑप्शन तो मिल गया सही आंसर, अगर तुम्हें फोविया पता है तो पहले ही उसमें तुम्हें आंसर मिल गया। लेकिन विल चेक अदर ऑल्सो। आइरिस क्या है? विजिबल कलर्ड पोजीशन, पोर्शन ऑफ द आई। तो तुम्हारा बी जा रहा है 1 के साथ, देखो सही बात है। ब्लाइंड स्पॉट जब वो एरिया जहाँ से तुम्हारी ऑप्टिक नर्व्स निकल के आती है आईबॉल से, एंड द फोटो रिसेप्टर सेल्स जहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो तुम्हारा सी गो विथ 4, ये भी ठीक बात हो गई, है ना। स्क्लेरा तो आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द लेयर ऑफ द आई है, वाइट, जिसको हम वाइट आई बोलते हैं, है ना। तो ये भी बात ठीक हो गई तुम्हारी, यानी कि तुम्हारा सही ऑप्शन 4 बनेगा। समझ रहे हो बच्चों? मतलब तुम्हें अगर फोविया का मतलब पता है ना इसमें, तो तुम ऐसे ही कर दोगे और तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा पहले में ही तुमको आंसर मिल गया, बस तुम्हें चेक करना है एक बार। किताब में कैसे दी है ये बात देख लेते हैं जरा। देखो सारे पॉइंट्स दिए हैं। एक्सटर्नल लेयर, ये देखो ये स्क्लेरा है। आइरिस विजिबल कलर पोर्शन ऑफ द आई, है ना। देन नेक्स्ट इज ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई एंड रेटिना ब्लड वेसल्स एंटर इनटू इट, तो वहाँ पे हम उसको क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। फोविया तुम्हारा क्या है? फोविया वो है विच इज प्रेजेंट लेटरल टू द आई एंड हैज द मैक्सिमम विजुअल एक्यूटी वहाँ प्रेजेंट है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कोन्स तुम्हारे प्रेजेंट होते हैं। ओनली द कोन्स आर प्रेजेंट, डेंसली पैक्ड, इसलिए तुम्हारे वो ग्रेटेस्ट विजुअल एक्यूटी का रीजन है इन योर आई। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ लेते हैं।
Which of the following are not considered as a part of endomembrane system? अब इससे ज़्यादा सिंपल तुम्हें क्वेश्चन क्या मिलेगा? तुमसे पूछा है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट क्या नहीं है, तो तुम पढ़े हो, तुम्हें पहले ही पता है वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स, गोल्जी एपैरेटस, है ना, दीज आर दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दीज फोर आर दी एंडोमेम्ब्रेन का जो हिस्सा होते हैं। लेकिन तुमसे बात नहीं की पूछ रहे हैं यहाँ पे, यानी कि एक तो तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, एक पेरोक्सीसोम्स हो जाएगा, बी एंड डी हो जाएगा, तो बी एंड डी के लिए हम फोर्थ ऑप्शन पे चले जाएंगे। वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना तुमको, एंडोमेम्ब्रेन के पार्ट्स नहीं है वो तुमको बताना है, ठीक है। तो तुम्हारी किताब में साफ साफ दिया हुआ है कि कौन कौन से हैं एंडोमेम्ब्रेन के पार्ट, दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। राइट बच्चों, आगे बात कर लेते हैं। ब्रॉड पाम विथ सिंगल पाम क्रीज इज विजिबल इन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम, तो ये कुछ सिम्टम्स हैं और तुम्हें बताना है कि कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर के सिम्टम्स हैं। तो तुम लोग पढ़े हो, देखो पिछले एक बॉटनी में एक क्वेश्चन आया था लाइन फिल्टर सिंड्रोम से, और यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया तुमसे, डाउन सिंड्रोम से। ये किसका फंक्शन, ये किसके सिम्टम्स हैं, डाउन सिंड्रोम के फंक्शन है। तो वही मैं आपसे बोल रही थी कि जेनेटिक्स के जो टॉपिक हैं वो यूनानिमस हैं, बॉटनी में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन और जूलॉजी में भी पूछे जाते हैं फ्रॉम द यूनिट जेनेटिक्स, ठीक है बच्चों। तो ये तुम्हारा डाउन सिंड्रोम की बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, और वहाँ पे लाइन फिल्टर सिंड्रोम की बात कर रहे थे। किताब में कैसे दी है ये बात, ये देखो साफ साफ दी है। डाउन सिंड्रोम की बात की थी हमने, है ना, पाम इज ब्रॉड विथ कैरेक्टरिस्टिक्स पाम क्रीज। तो सिम्टम्स तुम्हें दिए थे, तुम्हें पूछा था कि कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर के सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट इज मैच करना है तुमको लिस्ट को और सही आंसर तक पहुंचना है। पी वेव क्या है, पी क्यू आर एस टी कितनी बार पढ़े हो, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है ना। ईसीजी की बात कर रहे हैं, तो पी वेव तुम्हारी क्या है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, यानी कि ए गो विथ थर्ड। तो अगर तुम ए गो विथ थर्ड कर देते हो ना, तुमको आंसर वैसे ही मिल गया। मतलब नीट ने बहुत सिंपल किया है इस चीज़ों को कि अगर तुम पी गो विथ थर्ड कर देते हो तुमको आंसर वैसे ही मिल गया। क्यू क्या है, क्यू कहाँ से बिगिनिंग होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तो ये तुम्हारा बी हो जाएगा। देखो यहाँ पे बी गिवन एज 1। क्यू आर एस टी क्या है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, ये तुम्हारा सी हो जाएगा। आई मीन सी गो विथ फोर्थ हो गया तुम्हारा। देन टी वेव क्या है, वापस वेंट्रिकल्स जो है रीपोलराइज हो जाते हैं, रिलैक्सिंग स्टेट हो जाती है, चारों चैम्बर रिलैक्स कर रहे हैं तुम्हारे, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, डी तुम्हारा 2 हो जाएगा, यानी तुम्हारा सही ऑप्शन 4 बन गया। व्हाट आई एम ऑल ट्राइंग टू से कि अगर तुम्हारे पहला ऑप्शन से एक सही ऑप्शन मैच कर रहा है, मिल गया तुम्हें, उस एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है आंसर, तो तुम्हें तभी मिल गया, तुम्हें सिर्फ क्रॉस चेक करना है। लेकिन क्रॉस चेक जरूर करना है बच्चों, ऐसे मत छोड़ के आना, अदरवाइज हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि वो सही बात है, मे बी दी अदर ऑप्शन कुड बी द राइट ऑप्शन, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। किताब में कैसे दी है तुम्हारी ये बात, देखो साफ साफ सब दी है। पी क्या है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, है ना। क्यू क्या है, बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल। क्यू आर एस क्या है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। टी क्या है, द एंड ऑफ सिस्टोल। तो बिल्कुल किताब की लाइंस को कॉलम में डाल के तुमसे सिंपल सा क्वेश्चन एक बना के पूछा हुआ है। मतलब इससे सिंपल चीज तुम्हें और क्या मिलेगी एग्जाम में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज कंप्लीटली क्योरेबल। मतलब तुमको बात कर रहे हैं कि कंप्लीटली क्योरेबल कौन सी डिजीज है व्हेन डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपर्ली। तो अब ये तुम्हारी तीनों किताब में दी है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्वेश्चन है क्लास 12 से। तो तुम ये देखो तीनों सीक्वेंस में दिया हुआ है बिल्कुल, ये तीनों ही तुम्हारे नॉन क्योरेबल डिजीज हैं, क्योर नहीं हो सकते। गुनोरिया एक जो डिजीज है ये क्योरेबल है, ठीक है बच्चों। ये मैं हर बारी क्लास में बोलती हूँ कि जितनी भी डिजीज तुम्हारी एसटीडीज दी हुई है, हर बारी एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, या तो कॉलम वाइज दे देंगे या तुमको इस तरह से करके दे देते हैं। देखो साफ साफ दी है बात किताब में, कैसे दी है, except for hepatitis B, genital herpes, HIV infections, the other disease are completely curable। और तुम्हारी अदर डिजीज में यहाँ पे दिया हुआ है दिस इज क्योरेबल, ठीक है बच्चों। Now next is again column wise question है। zoology में कॉलम वाइज क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू बॉटनी, ये भी नोटिस करेंगे बात को। पेप्टिक सेल्स क्या करता है, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन बनाता है ना। तो यानी कि ए गो विथ थर्ड, तो ए गो विथ थर्ड, देखो फिर से ऑप्शन मिल गया तुम्हें पहले में ही, ए गो विथ थर्ड। पेप्टिक सेल्स क्या करते हैं, प्रो एंजाइम बनाते हैं पेप्सिनोजन। गॉबलेट सेल्स क्या करेंगे, गॉबलेट सेल्स म्यूकस बनाएंगे तुम्हारा, तो बी गो विद 1, देखो सही बात है। हेपाटिक सेल्स क्या करेंगे, बाइल जूस बनाते हैं। सॉरी बीच में ऑक्जेंटिक सेल्स भी हमारे पास, ऑक्जेंटिक सेल्स HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर बनाते हैं, यानी कि फोर्थ गो विद सी, देखो सी के साथ फोर्थ मैच किया हुआ है। हेपाटिक सेल्स तुम्हारा बाइल जूस सिक्रीट करते हैं, है ना बच्चों, तो तुम्हारा डी के साथ
2 दिया हुआ है, तो यानी तुम्हारा सही ऑप्शन यही बनेगा। मतलब तुम तीनों क्वेश्चन जो अभी कॉलम वाइज आए हैं उसमें तुम देख सकते हो कि तुम्हें अगर पहले ही क्वेश्चन मिल रहा है ना, बाकी थर्ड का ही दिया ही नहीं है के साथ, सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, बी ऑप्शन में, जो कि तुम्हारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे पेपर वॉज सिंपल बट लिटिल लेंदी, थोड़ा सा पढ़ना था क्वेश्चंस को, तो दैट टेक्स टाइम, दैट इज वाई इट बिकम्स लेंदी, अदरवाइज ऑल ओवर इट इज फ्रॉम एनसीईआरटी। अब देखो पेप्टिक सेल साफ साफ बात दी है, पेप्टिक सेल्स क्या बना रहे हैं, प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन। ऑक्जेंटिक सेल क्या कर रहे हैं, एचसीएल और इंट्रिंसिक फैक्टर बना रहा है। म्यूकोसा क्या कर दी है, गॉबलेट सेल्स बना रही है। सारी कहानी दी है तुम्हारी किताब में। आगे बात कर लेते हैं। Now assertion reason, endometrium is necessary for the implantation of blastocyst। सही बात है भाई, ब्लास्टोसिस्ट पे तो ही जाके तुम्हारा ब्लास्टोसिस्ट ही तुम्हारा कहाँ पे जाके इम्प्लांट होगा, एंडोमेट्रियम में, द इनर लाइनिंग ऑफ द यूटेरस, हाईली ग्लैंडुलर एंड वेस्क्यूलर, जिसकी वजह दैट कुड फुलफिल ऑल द फिजियोलॉजिकल डिमांड्स ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। सो दैट इज वाई तुम्हारा ब्लास्टोसिस्ट कहाँ पे जाके इम्प्लांट होगा, एंडोमेट्रियम पे, यानी कि सही बात। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट्स दैट कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। ठीक बात है भी, कॉर्पस ल्यूटियम क्या है तुम्हारा, कॉर्पस ल्यूटियम एक तुम्हारा टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है। कॉर्पस ल्यूटियम इज टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन क्या है, क्योंकि हार्मोन बनाता है, प्रोजेस्टेरोन बनाएगा, ईस्ट्रोजन बनाएगा, ये सारे तुम्हारे हार्मोन्स बनाता है ये, है ना। टेम्परेरी क्यों है, दिस इज द लाइन एक्चुअली सेज दैट इट इज टेम्परेरी। मतलब अगर इफ एग इज फर्टिलाइज्ड तब भैया हमें कॉर्पस ल्यूटियम की जरूरत है ना, क्योंकि तभी हमें प्रोजेस्टेरोन चाहिए। लेकिन तुम्हारा एग फर्टिलाइज ही नहीं हुआ, तो फिर व्हाई कॉर्पस ल्यूटियम विल सस्टेन, इट इज गोइंग टू डीजेनरेट एंड द कॉजेज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट्स। राइट बच्चों, तो यानी कि दोनों बातें बिल्कुल ठीक है अपने आप में, लेकिन रीजन नहीं है, ये मत समझना रीजन है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट्स है लेकिन रीजन नहीं है। तो हम कैसे लिखेंगे, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर नहीं सॉरी आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो वील गो फॉर 1। ठीक है बच्चों, एक्चुअली तुम लोग अब देखो मैं भी कंफ्यूज हो गई, क्योंकि ये स्टेटमेंट इस तरह से कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाली बात ना हमेशा ए पे दी होती थी, नॉट वाली बात बाद में दी होती थी। तो जिन बच्चों ने ध्यान से पढ़ा ये चारों ऑप्शन, एंटी ने बहुत क्लेवर्स, बहुत स्मार्ट मूव करके ना ये ऑप्शंस को बदला है। तो बच्चे अगर पढ़े हैं ध्यान से तभी ये क्वेश्चन सही करके आए होंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, तो हर बार एंटी ये कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करता है पेपर में चेंज, आप स्मार्टली अगर देखोगे तो ज़रूर मिलेगा। देखो यहाँ पे हम क्या बोल रहे थे, एंडोमेट्रियम पे क्या रिजल्ट क्या इम्प्लांट होगा, ब्लास्टोसिस्ट इज गोइंग टू इम्प्लांट। ठीक है बच्चों, आगे बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोनिंग वैक्टर। तो भाई ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम है ना, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, PBR 322, ये सारे क्लोनिंग वैक्टर्स हैं, है ना। ये तुम्हारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में यूज होते हैं, YAC और MAC, है ना। PBR 322 फर्स्ट क्लोनिंग वैक्टर, सब पढ़े हो तुम, बायोटेक की बात कर रहे हैं। प्रोब इज नॉट अ क्लोनिंग वैक्टर, प्रोब तो एक सीक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होती है, RNA और DNA, जो कि हमें हाइब्रिडाइजेशन के वक्त काम आती है, because probe is going to bind with the complementary sequence of the nucleotides. So probe is not the cloning vector, rather it is a chain of the nucleotides which is being used during hybridization. ठीक है बच्चों, अब देखो किताब में बात दी है आपके साफ साफ, क्या दी है, बैक, YAC एंड PBR 322 तुम्हारा ये क्लोनिंग वेक्टर है। ठीक है, ये देखो ये दिया हुआ है। तो ये सारे क्लोनिंग वेक्टर्स हैं एक्सेप्ट प्रोब। प्रोब तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन के वक्त यूज होता है। नेक्स्ट इज तुम्हारा टॉपिक एनिमल किंगडम से क्वेश्चन उठाया है। तुमको डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स दिए हुए हैं इन डिफरेंट एनिमल्स, तुमको मैच करना है कि सही क्या है। तो टीनिया तुम्हारा क्या है, एक प्लाटी हेलमिंथ है। टीनिया क्या है तुम्हारा, एक प्लाटी हेलमिंथ है, यानी फ्लैट वर्म है। तो प्लाटी हेलमिंथ्स में कौन से तुम्हारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, फ्लेम सेल्स। सो ए गो विद थर्ड, देखो पहले ही ऑप्शन में तुम्हारा आंसर, ए गो विद थर्ड। पैरामीशियम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, बिल्कुल इसमें यही प्रेजेंट होता है ना, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, सही बात। पेरीप्लानेटा यानी कि कॉकरोच की बात कर रहे हैं, कॉकरोच में यूरिकोस ग्लैंड्स भी तुम्हारी किताब में बहुत अच्छे से दिए हुए, सी गो विद फोर्थ,
है ना। फेरेटीमा इज द अर्थवर्म, तो अर्थवर्म किस पास, नेफ्रीडिया प्रेजेंट होती है। अब देखो यहाँ पे ना थोड़े साइंटिफिक नेम दिए हुए हैं, तो बच्चे अगर पढ़े अच्छे से, वैसे ये बहुत कॉमन है क्योंकि तुम्हारा जो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, उसमें तुम्हारा कॉकरोच और अर्थवर्म दोनों बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, तो वहाँ पे पूरा तुम्हारा साइंटिफिक नेम के साथ दी हुई है बात। तो ये तुम बहुत ईजी क्वेश्चन रहा होगा तुम्हारे लिए मेरे हिसाब से, और तुम बिल्कुल सही मार्क करके आए होगे इस क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, किताब में कहाँ कहाँ दी है ये बात, देखो दिया हुआ है ना, ये फ्लैट वर्म्स, प्लाटी हेलमेंट्स, तो इसमें फ्लेम सेल्स प्रेजेंट है। टीनिया तुम्हारी एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, नेफ्रीडिया तुम्हारे अर्थवर्म में प्रेजेंट है विच इज एक्चुअली फेरेटीमा। ठीक है, इस तरह से सारी बात तुम्हारी किताब में दी हुई है बच्चों। आगे बात कर लेते हैं, लिगामेंट्स आर डेंस इरेगुलर टिश्यू। अब तुम लोग बताओ ये स्टेटमेंट सही है क्या, टेंडेंस लिगामेंट्स कोई इरेगुलर टिश्यू होते हैं, डेंस रेगुलर टिश्यूज होते हैं, तो यानी कि ये बात तो गलत हो गई। लिगामेंट्स एंड टेंडन्स आर द डेंस रेगुलर टिश्यू। कार्टिलेज इज डेंस रेगुलर टिश्यू, कार्टिलेज, अब देखो कार्टिलेज का डेंस रेगुलर टिश्यू है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। बोन्स एंड कार्टिलेज आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज, है ना, स्केलेटल टिश्यूज हैं, तो ये बात भी गलत हो गई, यानी तुम्हारे दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। दिस इज ऑल्सो फॉल्स स्टेटमेंट। तो तुम्हारा क्या बनेगा, बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, वील गो फॉर ऑप्शन 1। देखो साफ साफ बात दी है, ये यहाँ पे दी है ना, टेंडन्स which attach muscles to the bones, ligaments which attached bone to bone are the example of this tissue। और कौन से टिश्यू की बात कर रहे हैं, डेंस रेगुलर टिश्यू की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, सिमिलरली बोन्स एंड कार्टिलेज, यहाँ पे दिया देखो कार्टिलेज, बोन्स, ब्लड आर दी स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हर क्वेश्चन इज फ्रॉम NCERT। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरीड आउट बाय द साइटोस्केलेटन इन अ सेल। तो साइटोस्केलेटन प्रोटीन बनाता है, क्या बनाता है, प्रोटीन तो तुम्हारे राइबोसोम्स बनाते हैं, इसे राइबोसोमल फैक्ट्री बोलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा, ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, ट्रांसपोर्टेशन तुम्हारी मेम्ब्रेन करेगी, सेल मेम्ब्रेन, है ना। न्यूक्लियर डिवीजन में थोड़ा ना हेल्प करेगा साइटोस्केलेटन, किसमें हेल्प करता है, मोर्टेलिटी में, चीज़ों को मूव करता है इधर से उधर। देखो किताब में ये बात दी है तुम्हारे, ये दिए साइटोस्केलेटन इज इन्वॉल्व, कहाँ कैसे इन्वॉल्व, किसमें इन्वॉल्व होता है बच्चों, मैकेनिकल सपोर्ट, मोर्टेलिटी, साफ साफ से बात दी है, किसमें यूज होता है ये, मोर्टेलिटी, है ना, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल, बट नॉट इन ट्रांसपोर्टेशन एंड न्यूक्लियर डिवीजन एंड ऑल दैट। ओके, अगेन कॉलम वाइज क्वेश्चन भर के आए हैं इस बारी, कॉलम वाइज क्वेश्चन, लेकिन सिंपल है अगर तुम पढ़े हो अच्छे से तो इट इज़ नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चंस, बट देन देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस विच इज बेस्ड ऑन लिस्ट वाइज एंड कॉलम वाइज। अब ये तुम्हारा जो है ओपेरॉन की बात कर रहा है ना, तो लैक ओपेरॉन की बात कर रहा है, तुम्हें मैच करना है कि कौन सा जीन के कौन सा प्रोटीन बनाता है। तो अब तुम सबसे पहले ना ये क्वेश्चन वाइजली तुम कैसे स्टार्ट करोगे, मैं तो ऐसे लिखवाती हूँ क्लास में, जया, जया, जया नाम होता है ना गर्ल्स का, तो वहाँ मैं जया करवा देती हूँ बच्चों को। ठीक है, तो यहाँ आई तो हम जानते हैं रिप्रेसर प्रोटीन है, ठीक है, दिस इज फोर्थ, सी इज फोर्थ, तो C4 तुम्हारे 3 ऑप्शन में दी है, ये बात ध्यान रखनी है हमें, ये तो तुम निकाल लोगे ऐसी। अब जया पे Z पे अगर जाएं तो Z इज फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, यानी D इज 1। यहाँ तुम्हें कहानी मिल गई, अगर तुम नहीं भूल भी गए हो, कुछ कंफ्यूजन दिमाग में है, तो तुमको बस थोड़ा I का और Z का पता होना चाहिए। सबसे पहले बीटा गैलेक्टोसाइडेज ही जीन प्रेजेंट है जो इसको एक्सप्रेस करके प्रोटीन बनाएगा, ये एंजाइम बनेगा। ठीक है, तो तुम्हें कहानी मिल गई। और चेक कर लेते हैं, तुम कह रही हो वाई में क्या करते हैं, वाई इज एक्चुअली ट्रांस एसिटाइलेज, तो देख लेते हैं, बी गो विथ, सॉरी, वाई इज परमिएज एंड देन ए इज 2, दैट इज ट्राई एसिटाइलेज, है ना, तो तुम्हारा ऑप्शन क्या बन गया, 1 बन गया। समझ रहे हो बच्चों, तो अगर तुमको ये भी पता है इतना सी बात D1, तो तुम्हारा ऑप्शन तुम्हें मिल गया। ठीक है बच्चों, किताब में कैसी दी है ये बात, लेट्स सी। ये देखो यहाँ पे दी हुई है, I इज फॉर रिप्रेसर, Z इज फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, है ना, देन Y इज फॉर परमिएज एंड A इज फॉर ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है, आगे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट।
तो बताना है कि कौन सी सही बात है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो पहले इसे सर्कल कर लेते हैं। मायोमैग्निफिकेशन रेफर्स टू द इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन टू द टॉक्सिकेंट एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स। आंसर तुम्हें मिल गया। मायोमैग्निफिकेशन क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ द केमिकल्स व्हेन वी गो अप टू द हाई इन द ट्रॉपिक लेवल्स, है ना? तो यानी तुम्हें आंसर मिल गया। फिर भी क्रॉस चेक करेंगे। प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर रिस्ट्रिक्ट एल्गल बूम। अरे न्यूट्रिएंट्स की वजह से एल्गी बढ़ जाती है, एल्गी का एक्सेसिव ग्रोथ को एल्गल ब्लूम बोलते हैं। एल्गल ब्लूम डिक्रीजेस फिश मोर्टेलिटी। तो एल्गल बूम डिक्रीज थोड़ा करेगी, पानी की डिजोल्व ऑक्सीजन को ले लेगी, तो फिश मोर्टेलिटी को बढ़ाएगी। एक्वेटिक लाइफ के लिए थ्रेट है एल्गल ब्लूम। यूट्रोफिकेशन रेफर्स टू द इंक्रीज इन डोमेस्टिक सीवेज एंड वेस्ट वाटर इन लेक्स। नहीं, ये नहीं है, उसमें डोमेस्टिक वेस्ट नहीं होता। यूट्रोफिकेशन इज द एजिंग ऑफ द लेक्स। यूट्रोफिकेशन कॉज ड्यू टू द एक्सेसिव एल्गल बूम, राइट? देखते हैं ये बात किताब में कैसे दी है। पेज नंबर 276 277 एनवायरमेंटल इश्यूज क्लास 12th। ये देखो नेचुरल एजिंग की बात करते हैं यूट्रोफिकेशन में, एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स की वजह से, जैसे कि एल्गल बूम भी हो जाता है। बायोमैग्निफिकेशन क्या है? इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन टू द टॉक्सिसेंट एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। केमिकल का एक्यूमुलेशन हो जाता है एज वी गो अप इन द ट्रॉपिक लेवल्स, राइट? तो हमारा फर्स्ट में ही हमको आंसर मिल चुका था, बट देन हमेशा ध्यान रखेंगे बच्चों, चाहे तुम्हें पहले ऑप्शन पे आंसर मिल गया हो, चारों ऑप्शंस पढ़ने, क्योंकि मैं अगेन रिपीटिंग द सेम लाइन, कभी कभी बहुत क्लोजेस्ट ऑप्शन होते हैं और उसमें फिर हम गलती कराते हैं, राइट? चलिए, इससे ज़्यादा सिंपल तुम्हें और क्या मिलेगा? पेडिग्री एनालिसिस में जो बच्चे डरते हैं, जो टॉपिक से बच्चे नहीं पढ़ना चाहते, दूर भागते हैं, क्वेश्चंस लगा नहीं पाते, तो ऐसे इस टॉपिक से क्या और तुम सिंपल क्वेश्चन को एक्सेप्ट करोगे, है ना? मतलब इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी तुम्हारी क्या है कि इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा एनटीए ने पेडिग्री एनालिसिस से, तुमको पूछा है कि कौन सा सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मेटिंग बिटवीन द रिलेटिव्स। तो हम जानते हैं ये बात, अगर डबल लाइन हो हमारी, है ना, एक्चुअली दिस इंडिकेट्स मेटिंग, ठीक है, एंड दिस इंडिकेट्स मेटिंग बिटवीन द रिलेटिव्स। तो तुमसे पूछा है रिप्रेजेंट मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स इन ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस। तो एक्चुअली दिस इज द आंसर। दिस इज एक्चुअली अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, है ना? दिस इज आपका, ये मेल हो गया आपका, अफेक्टेड मेल, अफेक्टेड फीमेल, मतलब डिजीज जिसको हम बोल सकते हैं, और ये अनस्पेसिफाइड सेक्स है, ठीक है, एंड दीज आर ऑल डिजीज्ड। ये आपकी क्या हो गई कि एक्चुअली द डिजीज्ड मेल ऑफ द पेरेंट्स, और ये आपकी सिंपल मेटिंग हो गई, यहाँ पे रिलेटिव्स की बात नहीं करेंगे। तो तुम्हारा इसका ऑप्शन 1 बनेगा। देखो किताब में पूरा एक चार्ट दिया हुआ है आपके, और इसकी कहानी की बात की थी, है ना? ये सिंपल मेटिंग है, लेकिन आपसे पूछा था बिटवीन द रिलेटिव्स, तो इट इज शो विद द डबल लाइंस बिटवीन द मेल एंड द फीमेल, राइट बच्चों? आगे बात कर लेते हैं। वन ऑफ द अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्सॉर्ब्ड सब्सटेंसेस एंटर द सीकम, दियर बैकफ्लो इज प्रिवेंटेड बाय। तो वाल्व्स प्रेजेंट होती है थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल, और आपको बताना है कि अगर सीकम में आपका अनएब्जॉर्ब फूड पहुंच गया तो फिर वापस नहीं आना चाहिए, ऑब्वियसली नहीं आना चाहिए। तो बैकफ्लो कौन प्रिवेंट करेगा? देखो नाम से पता चल रहा है, ये सारी वाल्व जितनी भी है ना, नाम के ही ऊपर है, जो आपके ऑर्गन है उन्हीं के नाम के ऊपर है ना? तो इट इज इलियोसिकल वाल्व। गैस्ट्रोइसोफेगल कहाँ प्रेजेंट होगी? इट इज बिटवीन द ईसोफेगस एंड द गैस्टर। जब आपका खाना ईसोफेगस से गैस्टर में जाएगा, मान लो ये तुम्हारा ईसोफेगस और ये तुम्हारा स्टमक, तो तुम्हारा जब यहाँ पे खाना जाएगा ना, तो यहाँ पे समवेयर प्रेजेंट होगी तुम्हारी गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर। पाइलोरिक तुम्हारी इसके आगे प्रेजेंट होगी जब तुम्हारा डिओड्रम में खाना जाएगा, क्योंकि पाइलोरिक इज द एंड पार्ट ऑफ द स्टमक। तो पाइलोरिक इज बिटवीन द स्टमक एंड द डिओड्रम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहाँ प्रेजेंट होगी? जब तुम्हारा बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, और वी कैन से हिपैटिक डक्ट, कौन सी डक्ट को आके मिलेगी? तुम्हारी मिलेगी पैनक्रियाटिक डक्ट को। तो कॉमन हिपैटिक डक्ट तुम्हारी कहाँ खुलेगी? डिओड्रम में जाके खुलेगी, है ना? तो यहाँ पे तुम्हारी प्रेजेंट होगी, कौन सी वाल्व प्रेजेंट होगी? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो व्हेन हिपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट ओपन्स इनटू द डिओड्रम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो क्योंकि वहीं पे जूसेस प्रेजेंट होंगे, जूसेस पहुंचेंगे तुम्हारे, हिपैटिक डक्ट तुम्हारा लिवर जूस, बाइल जूस लेके जाएगी, और पैनक्रियाटिक डक्ट तुम्हारा पैनक्रियाटिक जूस लेके जाएगी डिओड्रम में, द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो वहां पे तुम्हारी प्रेजेंट होगी स्फिंक्टर ऑफ ओडाई टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ द डाइजेस्टिव जूसेस, दैट इज बाइल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हमारा सही क्या बनेगा? इलियोसिकल वाल्व। किताब में कैसे दी है बात देखो, साफ साफ से दिया है। Unabsorbed substances called feces enters into the cecum of the large intestine through the ileocecal valve, which prevents the backflow of the fecal matter. ठीक है? So please do learn the NCERT. Please do go through NCERT. Please do not refer any other book for NEET exam.
हर कहानी तुम्हारी किताब की है। मतलब जैसे हम बचपन में बोलते थे ना कि सब कुछ किताब से ही आएगा, फिर जैसे हम बड़े हुए थोड़े से किताब के बाहर आने लगा, लेकिन नीट वापस उसी पैटर्न पे आ गया है, सब कुछ किताब से आएगा, तो उसी पैटर्न पे पढ़ना है तुमको अभी। ठीक है बच्चों? Which one of the following techniques does not serve the purpose of early diagnosis of a disease for its ट्रीटमेंट? तो अर्ली डायग्नोस तुमको किससे नहीं पता चलेगा, ये बात करनी है। तो अर्ली डायग्नोस तुमको सीरम एंड यूरिन एनालिसिस से नहीं पता चलता, बट पीसीआर, एलिजा टेस्ट, डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीएनए टेक्नोलॉजी, ये सारा अर्ली डायग्नोसिस टेस्ट है, लेकिन तुमको यूरिन और सीरम एनालिसिस से अर्ली टेस्ट नहीं हम डायग्नोस कर पाते डिजीज़ को। किताब में दी है बात तुम्हारी, मॉलिकुलर डायग्नोसिस में ये वाली बात, मेथड्स ऑफ डायग्नोसिस, सीरम एंड यूरिन एनालिसिस, अर्ली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल। बाकी तीनों की बात कर लें, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एलाइजा एंड आरडीएनए टेक्नोलॉजी, इसमें तुम्हारा दैट इट एक्चुअली यूजेस फॉर द अर्ली डायग्नोसिस ऑफ एनी डिजीज। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। अगेन थोड़ा ट्रिकी हो जाता है अगर सही से नहीं पढ़े हम तो। लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम इन अ टेम्परेरी इनएक्टिव स्टेट, बिल्कुल सही बात है। लो टेम्परेचर, जो अगर टेम्परेचर कम होगा तो वो एंजाइम को प्रिजर्व करके रखेगा इन अ टेम्परेरी इनएक्टिव स्टेट, मतलब एंजाइम काम नहीं कर रहा है अभी। वेयर एज द हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉयज द एंजाइमिक एक्टिविटी बिकॉज प्रोटीन्स आर डीनेचर्ड बाय हीट, सही बात है। एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, अगर तुम ज्यादा प्रोटीन को हीट करोगे तो प्रोटीन गेट डीनेचर्ड, तो वो तो एंजाइम तुम्हारा काम का ही नहीं रहा, कोई काम नहीं करेगा। सो दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू स्टेटमेंट बच्चों। When the inhibitor closely resembles the substrate in its molecular structure and inhibits the activity of enzyme, it is known as competitive inhibitor. बिल्कुल ठीक बात है। कॉम्पिटिटिव इनिबिटर का मतलब क्या है कि तुम्हारा इनिबिटर कंपटीशन कर रहा है किससे? सबस्ट्रेट से। किसके लिए? फॉर द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। समझ रहे हो कैसे कर पा रहा है कंपटीशन? क्योंकि वो बिल्कुल सबस्ट्रेट जैसा दिखता है, तो दोनों एक जैसे दिखते हैं, तो सबस्ट्रेट को पीछे धकेल के वो खुद बाइंड हो जाएगा एंजाइम के साथ, जिससे तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव इनिबिटर एंड दिस लाइन सेज द सेम थिंग, व्हेन द इनिबिटर क्लोजली रिजेंबल्स द सबस्ट्रेट, यानी कि इनिबिटर और सबस्ट्रेट भाई भाई हैं, एक जैसे दिखते हैं, है ना, एंड इनिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, और इनिबिटर क्या करेगा? क्योंकि दिखता है सबस्ट्रेट जैसा, खुद बाइंड हो जाएगा एंजाइम के साथ जाके। सो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। यानी कि तुम्हारा दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। सो वील गो फॉर बोथ 1 and 2 आर ट्रू, वील गो फॉर 4th ऑप्शन। किताब में तुम्हारी बात कैसे दी है? बायोमोलिक्यूल्स की बात है, एंजाइम्स की बात है। टेम्परेचर प्रिजर्व्स, लो टेम्परेचर प्रिजर्व्स द एंजाइम, है ना, इन अ टेम्परेरी इनएक्टिव स्टेट, वेयर इज हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉयज द एंजाइम एक्टिविटी, क्योंकि एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, प्रोटीन्स गेट डीनेचर्ड। ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की बात की है तुम्हारी यहाँ पे, बिल्कुल सही बात की है, राइट कि इनहिबिटर कैसा दिखेगा? सबस्ट्रेट जैसा दिखेगा और खुद जाके बाइंड हो जाएगा, इसलिए एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देगा और प्रोडक्ट को नहीं बनने देगा। नेक्स्ट इज अगेन लिस्ट वाइज क्वेश्चन, मतलब जोलॉजी में ना लिस्ट वाइज, स्टेटमेंट वाइज एंड असर्शन रीजन, इसके अलावा ना डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। नंबर 1 इट इज तुमको कॉलम मैच करने हैं, कुछ जॉइंट्स दिए और कहाँ प्रेजेंट होते हैं तुम्हारी बॉडी में, कौन से पार्ट्स में बिटवीन, वो बात की है। कार्टिलेजिनस जॉइंट की बात की है। अब देखो कार्टिलेजिनस जॉइंट की बहुत ही लिटिल फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, तो बहुत ही कम मूवेबल होता है, तो बिटवीन द एडजस्टमेंट वर्टिब्रा एंड वर्टिब्रल कॉलम, सो ए गो विद 2, तो देखिए ऑप्शन ए गो विद 2। तो अभी तुम्हारा सेकंड और 4th रेस से बाहर निकला है। फर्स्ट में भी तुम्हारा ए गो विद 2 है, थर्ड में भी ए गो विद 2 है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, अरे खूब अच्छे से पढ़े हो, तुम्हारा जो यहाँ पे जॉइंट होता है, तुम्हारा जो हिप जॉइंट होता है, राइट, इसको हम क्या बोलते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो हम यहाँ की एक्चुअली पेक्टोरल गर्डल और ह्यूमरस, दिस बोन की बात कर रहे हैं, जो कि तुम्हारी पेक्टोरल गर्डल में जाके फिक्स हो जाएगी। इट्स जस्ट लाइक अ बॉल जिसमें जैसे सॉकेट फिट हो जाता है ना। तो तुम्हारा बी गो विथ 4th, देख लेते हैं अब कहाँ मिल गया, देखो ऑप्शन मिल गया हमें, ए गो विथ 2, बी गो विथ 4th। आगे भी देख लेते हैं, फाइब्रस जॉइंट्स, इमूवेबल जॉइंट्स तुम्हारे सर में प्रेजेंट होते हैं, सूचर्स बोलते हैं इनको सूचर्स बोलते हैं बोन्स को, क्योंकि इमूवेबल होती हैं। तो तुम्हारा सी गो विथ 1, सही बात है, देखो यही आ रहा है, सी गो विथ 1। सैडल जॉइंट फ्रीली मूवेबल है, साइनोवियल जॉइंट है तुम्हारा, और कहाँ प्रेजेंट होगा? बिटवीन द कार्पल एंड द मेटाकार्पल ऑफ अ थंब, है ना, तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है बिटवीन द कार्पल एंड द मेटाकार्पल। ठीक है बच्चों, तो तुम्हारा सही आंसर बनेगा 1st ऑप्शन। ठीक है, कंसेप्चुअली थोड़ा सा पढ़ोगे इस चीज़ को तो भूलोगे नहीं। ठीक है, देखो दे हैव फाइब्रस जॉइंट्स डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट,
है ना. कार्टिलेजियस जॉइंट तुम्हारे कहाँ प्रेजेंट है, बिटवीन दी एडजेसेंट वर्टिब्रे. और फाइब्रस जॉइंट्स डू नॉट अलाउ दी मूवमेंट, सूचर्स बोलते हैं इनको. और ये स्कल बोन्स में प्रेजेंट है. साइनोवियल जॉइंट के एग्जाम्पल है तुम्हारे बॉल एंड सॉकेट एंड सैडल जॉइंट. बॉल एंड सॉकेट बिटवीन द ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल, सैडल बिटवीन द कार्पल एंड द मेटाकार्पल. मतलब एनसीईआरटी लाइन्स. समझ रहे हो बात को, कैसे पढ़ना है एनसीईआरटी को. पढ़ लो एनसीईआरटी अगर चाहते हो नीट में अच्छे मार्क्स आ जाएं तुम्हारे बायो में. लेकिन हमें तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं बिकॉज 3 सब्जेक्ट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम टू हैव अ गुड रैंक. चलिए अब देखो अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया तुम्हारा. एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और देखेंगे. वास्ट डिफरेंस रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम द सेमाइनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू द यूरिथ्रा एज इजैकुलेटरी डक्ट. सीख बात है भाई, वास्ट डिफरेंस का डक्ट आता है ना इस तरह से ऊपर एब्डोमेन में चढ़ के, अगर तुम पढ़े हो टॉपिक है ना ऐसे करके, तो यहीं पे उसको डक्ट किसकी मिल जाती है, उसको मिल जाती है डक्ट सेमाइनल वेसिकल की. यहाँ पे तुम्हारा एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है और ये तुम्हारी क्या बनती है, ये तुम्हारी जाके बनती है इजैकुलेटरी डक्ट, है ना. और यही खुलती है तुम्हारी जाके यूरिथ्रा में, राइट. तो ये बात बिल्कुल ठीक है. दिस इज आवर ट्रू स्टेटमेंट. The cavity of cervix is called cervical canal, which along with the vagina forms the birth canal. सही बात है कि cervical cavity और vagina मिलके क्या बनाता है, birth canal बनाता है, जहाँ से कि parturition is possible. तो both 1 and 2 statements are correct. We'll go for 4th option. किताब में कैसे बात दी है तुम्हारी, ये देखो दी है the cavity of the cervix, है ना. This is the complete statement called cervical canal which along the vagina forms the birth canal. ठीक है. और यहाँ पे दिए बात the it का मतलब है यहाँ पे vast difference, receive a duct from the seminal vesicle and opens into the urethra as ejaculatory duct. आगे बात कर लेते हैं. सिंपल सा क्वेश्चन. इन विच ब्लड कॉर्पस्कुल्स द एचआईवी अंडरगोज रेप्लिकेशन एंड प्रोड्यूसेस फ्रिजेनी वायरस. तो कौन से ब्लड कॉर्पस्कुल्स की बात कर रहे हैं जिसमें कि एचआईवी धूम मचाता है. ये तुम टॉपिक पढ़े ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, वहाँ की बात कर रहे हैं कि एचआईवी भर के डांस करेगा, वहाँ पे भर के मल्टीप्लाई होगा. तो कौन सा सेल तुम्हारा इफेक्ट होगा जिससे तुम्हारा इम्यून सिस्टम इफेक्ट हो जाता है. ठीक है. तो एच टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स, ये कौन से सेल्स है तुम्हारे, हेल्पर टी सेल्स. हमारी किताब में ऐसे करके बात दी हुई है. ठीक है बच्चों. देख लेते हैं. देखो ये दिया हुआ है हेल्पर टी लिम्फोसाइड्स, एचआईवी एंटर्स इनटू लिम्फोसाइड्स, रेप्लिकेशन एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी वायरस. ठीक है. भर के यहाँ पे धूम मचाएगा एचआईवी वायरस इनटू योर हेल्पर टी सेल्स विच इज वन ऑफ द डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट. नेक्स्ट इज, अब ये कहानी तुम्हारी ड्रग एब्यूज वाला पार्ट जो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की, उसकी बात की है. हीरोइन इज बेसिकली क्या करता है, बॉडी के फंक्शन को स्लो डाउन कर देता है. यानी कि ऐसा लगता है कि तुम दूसरी दुनिया में पहुंच गए इसको लेने के बाद. तो ए गो विथ 2. देखो आंसर मिल गया. ए गो विथ 2. हीरोइन इज स्लो डाउन दी बॉडी फंक्शन. मार्जुआना इज वन ऑफ द कैनाबिनॉइड. ये क्या करता है, इफेक्ट द कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम. ये तुम्हारा ए जाएगा, ये तुम्हारा बी जाएगा. ठीक बात है. कोकीन क्या करता है, इंटरफेयर विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामीन, है ना. तो ये तुम्हारा सी गो विथ 4th. एंड देखो सी गो विथ 4th ही है इसमें. मॉर्फिन इज अ पेन किलर. दिस गो विथ डी यानी डी विथ 3rd. तो अगर तुम्हें इतना भी पता है ना कि हीरोइन आपके फंक्शंस को स्लो डाउन करता है, हीरोइन लेने के बाद बंदा दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है, तुमको आंसर मिल जाएगा. ठीक है बच्चों. देखो किताब में कैसे दी है बात. कैनाबिनॉइड की मैं आपको बात बताई थी और यहाँ पे बात दी हुई है आपकी मार्जुआना जो है इट अफेक्ट्स द कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी. ठीक है. तो ध्यान रखेंगे बात को. नेक्स्ट इज वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स. अब अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन आस्क्ड. वाइटल कैपेसिटी का कॉम्बिनेशन पूछा है कि किस तरह से तुम फॉर्मूले के थ्रू से रिप्रेजेंट करते हो. तो वाइटल कैपेसिटी में तुम रेसिडुअल वॉल्यूम को निकाल दो, बाकी तुम्हारी सारी क्या है, वाइटल कैपेसिटी, IRV, ERV, TV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड टाइडल वॉल्यूम, है ना. ये तुम्हारी क्या है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. समझ रहे हो बात को. ये तुम्हारी क्या है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. और ये तुम्हारी क्या है, दिस इज योर टाइडल वॉल्यूम. तो ये सारी मिला के तुम्हारी क्या बन जाती है, इंस्पिरेटरी वाइटल कैपेसिटी बन जाती है. समझ रहे हो बात को. मतलब तुम आफ्टर द फोर्सफुल इंस्पिरेशन देन आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपायरेशन हाउ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर यू टेक इन, दैट इज एक्चुअली, मतलब उसमें तुम्हारा क्या है, नॉर्मल ब्रीथ भी कंट्रीब्यूट कर रही है प्लस इंस्पिरेटरी कैपेसिटी और एक्सपिरेटरी कैपेसिटी भी कंट्रीब्यूट कर रही है. समझ रहे हो बात को. नेक्स्ट देख लेते हैं.
तुम्हारी किताब में देखो कैसे दी है ये बात। वाइटल कैपेसिटी क्या है? दिस इंक्लूड्स ऑल दीज थिंग्स एंड द मैक्सिमम वॉल्यूम फ्रॉम एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन। जितना आप अंदर ले सकते हो आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन, उसकी बात करते हैं वाइटल कैपेसिटी की। तो उसमें आपकी नॉर्मल वॉल्यूम तो इंक्लूड होगी, विच इज द टाइडल वॉल्यूम, जो कि 500 ml होती है। आप नॉर्मल जो ब्रीथ करते हो उसमें 500 ml कॉन्ट्रीब्यूट्स। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट ग्रुप सेट ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। अब तुम्हारी किताब में ना अडैप्टिव रेडिएशन एक टॉपिक है इवोल्यूशन टॉपिक में, तो वहाँ पे मार्सुपियल मैमल्स एंड प्लेसेंटल मैमल्स की बात की हुई है। तो तुमको बताना है कि इसमें से तुम्हारा जो मार्सुपियल मैमल्स हैं वो कौन से है, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, कौन कौन से तुम्हारे मार्सुपियल मैमल हैं। तो तुम्हारा आंसर बनेगा नम्बेट, स्पॉटेड कस्कस एंड फ्लाइंग फैलेंजर। देखो इसमें तुम्हारा प्लेसेंटल मैमल आ गया, इसमें प्लेसेंटल मैमल आ गया, एंड अगेन इसमें तुम्हारा प्लेसेंटल मैमल आ गया। समझ रहे हो बात को? तो तुम्हारा फर्स्ट में जितने भी है ना, दीज आर ऑल ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, नम्बेट, स्पॉटेड कस्कस एंड फ्लाइंग फैलेंजर। देखो देख लेते हैं ये बात कैसे दी है किताब में। नम्बेट और क्या दिया था, स्पॉटेड कस्कस एंड फ्लाइंग फैलेंजर्स, एंड दीज आर ऑल ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। तो इसको तुमको दूसरे ऑप्शंस में प्लेसेंटल मैमल्स की कहानी भी दे दी है। नाउ अगेन लिस्ट वाइज क्वेश्चन, सीसी के कुछ हार्मोन्स के नाम दिए हैं और कौन सी कहाँ पे इनका इफेक्ट है, प्रोड्यूस करते हैं, उसकी बात की है। तो सीसी के इट्स कोलेसिस्टोकाइनिन। सीसी के क्या है तुम्हारा, कोलेसिस्टोकाइनिन। और ये क्या करता है, बेसिकली इट एक्चुअली एक्ट्स ऑन पेनक्रियास। सो ए गो विद फोर्थ, यानी कि तुम्हारा फर्स्ट एंड सेकेंड अभी बाहर निकला है। जीआईपी गैस्ट्रिक, जीआईपी तुम्हारा क्या है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। समझ रहे हो बात को? ये किस पे एक्ट करेगा, ये दिस इज बीन प्रोड्यूस्ड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, यानी ए गो विद सॉरी बी गो विद थर्ड। तो देख लिया, बी गो विद, एक सेकेंड, ए गो विद फोर्थ, यहाँ पे ना, हाँ, ए गो विद फोर्थ एंड बी गो विद थर्ड, यानी तुम्हें ऑप्शन मिल गया बच्चों, है ना। तुम्हारा जीआईपी किसके साथ जा रहा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के साथ जा रहा है। आगे देख लेते हैं एएनएफ। एएनएफ क्या है तुम्हारा, एएनएफ है तुम्हारा एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। तो ये तुम्हारे किसमें, ये कौन बनाता है, ये तुम्हारी हार्ट बनाता है। सी गो विद 2, देखो सी गो विद 2 है इसमें। एडीएच इज दी एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो जिसको हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। एडीएच क्या है तुम्हारा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, है ना। और दिस इज एक्चुअली अ वैसोप्रेसिन ऑल्सो, जो कि किडनी पे एक्ट करता है ना। जब तुम्हारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो दिस इज एक्चुअली अ वैसोकंस्ट्रिक्टर, इट हेल्प्स टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। समझ आ रही है बात? और तुम्हारा एएनएफ जस्ट अ वाइस वर्सा कंडीशन है, भाई हमें ब्लड प्रेशर बढ़ाना थोड़ी ना है, हमें तो मेंटेन करना है। जब वो इंक्रीज ब्लड प्रेशर तुम्हारी हार्ट की तरफ जाएगा, तुम्हारे एट्रियम जाग जाएंगे, और तुम्हारे एट्रियम क्या बनाएंगे, एक ऐसा हार्मोन बनाएंगे विच एक्चुअली मेंटेन्स द ब्लड प्रेशर और स्लोज डाउन द ब्लड प्रेशर, एंड दैट इज तुम्हारा एएनएफ। तो एएनएफ इज एक्चुअली रिलीज फ्रॉम द हार्ट एंड एडीएच एक्चुअली एक्ट ऑन द किडनी। ठीक है बच्चों, तो तुम्हारा ऑप्शन क्या बनेगा, फोर्थ ऑप्शन बनेगा। तुम्हारी किताब में ये बात एक्सक्रीटरी सिस्टम और जो है हार्मोन्स वाला जो टॉपिक है तुम्हारा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दोनों में कुछ कुछ बात दी हुई है। फिलहाल तुम्हारे यहाँ देख लेते हैं। देखो वैसोप्रेसिन की तरह काम करता है एडीएच, ठीक है, तो इसलिए किडनी पे एक्ट करेगा, ठीक है। और तुम्हारा ये एएनएफ जो क्या करता है, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देता है, और हार्ट तुम्हारे बनाते हैं, हार्ट के एट्रियम बनाते हैं तुम्हारी ये। ठीक है बच्चों, अब देखो कोलेसिस्टोकाइनिन, ये सब तुम्हारा जो है वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के हार्मोन है। और तुम्हारा सीसी के किस पे एक्ट करेगा, पेनक्रियाज और गॉल ब्लैडर पे। और तुम्हारा गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे एक्ट करता है, गैस्ट्रिक जूस की कम सीक्रेशन के लिए हेल्पफुल है वो। आगे बात कर लेते हैं। नाउ असर्शन एंड रीजन, एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। अब तुम लोग बताओ, क्या ये इस बात सही है, एमनियोसेंटेसिस कोई रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम की स्ट्रैटेजी है? नहीं, इट इज नॉट दैट स्ट्रैटेजी। बेसिकली इट इज अ फिनोमेना विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन आइडेंटिफाई इफ देयर इज सम जेनेटिक डिसऑर्डर प्रेजेंट इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो इन द मदर्स वूम,
है ना। अगर बच्चे में कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर है तो बच्चा इज सराउंडेड विद द एमनियोटिक फ्लूइड, तो वो एमनियोटिक फ्लूइड निकाल के हम उसका जेनेटिक डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उस प्रोसेस को हम एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं। यानी तुम्हारा ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। नाउ नेक्स्ट इज बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस चेक्स इंक्रीजिंग द मिनस ऑफ फीमेल फिटिसाइड। बिल्कुल ठीक बात है ये, है ना। बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस चेक्स इंक्रीजिंग द मिनस ऑफ फीमेल फिटिसाइड, क्योंकि एमनियोसेंटेसिस में लोग जेनेटिक डिसऑर्डर के बजाय क्या करने लगे, दी इट कैन बी यूज टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द बेबी ऑल्सो। तो सेक्स ऑफ द बेबी जब पता चल जाता था तो इफ देयर इज अ गर्ल इनसाइड सो दे गो फॉर द फीमेल फिटिसाइड। सो दैट इज वाई बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस चेक्स, जब क्यों इसी वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया, इस प्रोसेस को बैन कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, इंक्रीजिंग मिनस ऑफ फीमेल फिटिसाइड। सो इट कंट्रोल्स द फीमेल फिटिसाइड। समझ आ रही है बात? सो दैट मीन्स दिस इज आवर ट्रू स्टेटमेंट। तो हम किसके साथ जाएंगे, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। क्लियर है बात बच्चों? देखो किताब में कैसे दी है बात, एमनियोसेंटेसिस for sex determination to legally increasing the menace of female feticide massively and immunization. ठीक है, तो amniocentesis basically it is used to actually it is a phenomena with the help of which we can determine the genetic disorders, लेकिन instead of that it is used for the sex determination. So that is why government ने इसको ban कर दिया। नेक्स्ट इज आरएनए म्यूटेट्स एट फास्टर रेट। तभी बिल्कुल ठीक बात है भाई, आरएनए दैट इज व्हाई इट्स रिप्लेस्ड बाय द डीएनए इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, बिकॉज डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए, आरएनए म्यूटेट्स एट अ फास्टर रेट, है ना। वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम एंड शॉर्ट लाइफ स्पेन म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर। ठीक बात है भाई, अगर उसका म्यूटेशन जल्दी होगा तो वो जल्दी इवॉल्व हो जाएंगे, है ना, इस वजह से वो इवॉल्व ज़्यादा जल्दी हो जाएंगे और उनका लाइफ स्पेन कम होगा। बिल्कुल किताब की लाइन है, बट बोथ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू स्टेटमेंट्स, बोथ 1 and 2 आर ट्रू। दैट मीन्स वील गो फॉर ऑप्शन 4। देखो ये बात दी है तुम्हारी किताब में, बोथ आरएनए एंड डीएनए आर एबल टू म्यूटेट, बट आरएनए बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट एंड फास्टर रेट। कॉन्सिक्वेंसली वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम एंड हैव शॉर्टर लाइफ स्पेन म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर। ठीक है बच्चों, आगे बात कर लेते हैं। अगेन लिस्ट वाइज क्वेश्चन। अब तुम्हारे को यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड दिए हैं और तुमको पूछा है कि किस टाइप का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। ठीक है, वैसेक्टॉमी सर्जिकल मेथड है, सो ए गो विद थर्ड। देखिए यहाँ पर ए गो विथ थर्ड, यानी कि तुम्हारा सेकेंड और थर्ड तो रेस से बाहर हो गए। क्वाइटस इंटरप्ट्स, यानी कि एक नेचुरल मेथड है, विथड्रॉल ऑफ द पेनिस बाय द मेल पार्टनर जस्ट बिफोर द इजैक्यूलेशन, सो दैट इज क्वाइटस इंटरप्ट्स। सो यानी कि बी गो विद फोर्थ नेचुरल मेथड, तो तुमको आंसर मिल गया, ए गो विथ थर्ड एंड बी गो विथ फोर्थ। आगे भी देख लेते हैं। सर्वाइकल कैप्स इज एक्चुअली अ बैरियर मेथड, है ना, फीमेल्स यूज्ड बाय द फीमेल्स, सो सी गो विथ 2। सही बात है। सहेली इज अ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, तो यानी डी गो विथ 1। सही बात है हमारी, सो वील गो फॉर ऑप्शन 1। ठीक है बच्चों, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से यहाँ से भी एक क्वेश्चन हर बार ही आता है। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो एनटी ज़रूर उठाता है और ज़रूर क्वेश्चन देता है, तो उन टॉपिक्स को हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, बहुत अच्छे से पढ़ना है ना। देखो लिखा है ना, क्वाइटस इंटरप्ट्स क्या है तुम्हारा, एक नेचुरल मेथड है, लैक्टेशन इम्यूनोरिया भी है पर इसकी बात नहीं की थी क्वेश्चन में। सर्वाइकल कैप्स क्या है तुम्हारा, बैरियर मेथड है ना। सहेली एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। सर्जिकल मेथड तुम्हारा वेसेक्टॉमी है। ठीक है बच्चों, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात की थी, क्लास 12 से उठाया था क्वेश्चन, different contraceptive methods. Again statement based question, electrostatic precipitator is most widely used in thermal power plant. ठीक बात है ना, ट्रू स्टेटमेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इन थर्मल प्लांट्स रिमूव्स आयनिक रेडिएशंस, ये बात गलत हो गई। आयनिक रेडिएशंस को नहीं रिमूव करता, पर्टिकुलेट मैटर को, पोल्यूशन को रिमूव करता है, पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करता है। तो तुम्हारी ये बात गलत हो गई, यानी कि विल गो फॉर स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट फॉर ऑप्शन 2। ठीक है, किताब में कैसे दी है ये बात, ये देखो। Several ways of removing particular matter. The most widely used is electrostatic precipitator, है ना, पोल्यूटेंट्स को रिमूव करता है, पर्टिकुलेट मैटर को रिमूव करता है। नेक्स्ट अगेन इज अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मतलब ज़ूलॉजी में ना तुम्हें भर के स्टेटमेंट वाइज, लिस्ट वाइज, असर्शन, रीजन यही देखने को मिल रहे हैं। अभी तक मेरे ख्याल से डायरेक्ट क्वेश्चंस हार्डली 3 या 4 क्वेश्चंस देखे हमने। इन प्रोकैरियोट्स द पॉजिटिवली चार्ज डीएनए इज हेल्ड विद सम नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। तुम लोग मुझे बताओ, क्या पॉजिटिव डीएनए पॉजिटिवली चार्ज होता है? नहीं होता, नेगेटिवली चार्ज होता है। यानी कि तुम्हारा ये स्टेटमेंट तो वैसे ही ट्रू फॉल्स हो गया, है ना, ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, फॉल्स स्टेटमेंट है।
Eukaryotes. The negatively charged DNA is wrapped surrounds the positively charged histone octamer to form the nucleosome. ठीक बात है बिल्कुल, है ना. न्यूक्लियोसोम बताया हमें, हिस्टोन ऑक्टोमर होता है विच एक्चुअली रैप दी पॉजिटिव डीएनए, नेगेटिव डीएनए जिसके सराउंड्स पॉजिटिवली हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दैट फॉर्म्स द न्यूक्लियोसोम. तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड statement 1 is incorrect and statement 2 second is true. तो we'll go for option 3. नेक्स्ट की बात कर लेते हैं. अभी यहाँ क्वेश्चन कैसे एग्जाम एनसीईआरटी में कैसे दिया है. प्रोकैरियोट्स में क्या है, हम जानते हैं नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, तो बीइंग नेगेटिवली चार्ज इज हेल्ड विद सम प्रोटीन्स, है ना, नेगेटिवली चार्ज ही होता है. एंड इसकी बात कर लेते हैं. नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रेप्ड अराउंड दी पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स, हिस्टोन ऑक्टोमर जिसको बोलते हैं, दैट फॉर्म्स न्यूक्लियोसोम. अगेन लिस्ट वाइज क्वेश्चन. रिंगवर्म कौन, अब कुछ डिजीज दी है और तुम्हें उसके कॉजेटिव एजेंट दिए हैं, तुम्हें मैच करना है. रिंगवर्म ट्राइकोफाइटॉन, ये इसका कॉजेटिव एजेंट है, सो ए गो विद 2, यानी तुम्हारा सेकेंड और थर्ड रेस से बाहर हो गया. ठीक है. फ्लियरासिस, है ना, वुचेरेरिया बेनक्रॉफ्टी, अच्छे से पढ़े. फ्लेरियल वॉर्म भी बोलते हैं इसको हम, सो बी गो विद थर्ड, यानी तुम्हारा ए इज टू बी इज थर्ड. अभी दोनों ऑप्शन रेस में है. मलेरिया, प्लास्मोडियम वाइविक्स, तो तुम्हारा सी जाएगा, फोर्थ जाएगा सी के साथ. अब तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल गया. ठीक है, सी गो विथ फोर्थ. निमोनिया इज हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा. ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखनी है चीज़ों को, थोड़ा स्मार्टली पढ़ना है बायोलॉजी को अगर चाहते हो चीज़ें रिटेन रहें टिल द एग्जाम, है ना. देखो दिए सब साफ सी बात. एलिफेंटियासिस फ्लेयरिसिस कॉज्ड बाय वुचेरेरिया बेनक्रॉफ्टी, रिंग वॉर्म बाय एपिडर्मोफाइटोन ट्राइकोफाइटोन, pneumonia is by Haemophilus influenzae, malaria is by Plasmodium vivax दिया हुआ है. Plasmodium से ही समझ जाना, 4 स्पीशीज होती हैं. So this is malaria. ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की कहानी थी. नेक्स्ट इज अगेन लिस्ट वाइज क्वेश्चन. ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है. अब देखो ये क्वेश्चन तुम्हारा ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन जोलॉजी में भी पूछा गया, बॉटनी में भी पूछा गया, एंड फ्रॉम द सेम टॉपिक. मैंने एक वीडियो बनाई थी बिफोर द एग्जाम और मैंने ये बात बोली थी कि कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम. उसमें मैंने ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन से पॉपुलेशन इंटरेक्शन की कहानी बताई थी कि बेटा वो चार्ट जो आपकी किताब में है अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड फ्रॉम द सेम चार्ट देयर आर 2 क्वेश्चंस आस्क्ड, वन इन बॉटनी एंड वन इन जोलॉजी. सो हाउ इंपॉर्टेंट. एंड यू नो ये कहानी हर साल की है, हर साल एक क्वेश्चन वहाँ से आता है और बहुत ही सिंपल आता है. लेकिन अगर तुम पढ़े होगे तो तुम्हें क्वेश्चन सिंपल लगेगा. तुमको एक्चुअली कुछ इंटरेक्शंस दिए हुए हैं और फिर उनके नाम दिए हुए हैं. आपको पूछा है कि ये इंटरेक्शन किस में प्रेजेंट है, इस टाइप, ये ऑर्गेनिजम्स में किस टाइप का इंटरेक्शन देखने को मिलेगा. तो बात कर लेते हैं लेपर्ड एंड अ लाइन इन फॉरेस्ट ग्रासलैंड. देखो दोनों टक्कर के हैं, लेपर्ड भी और लाइन भी, यानी कौन सा इंटरेक्शन होगा, कॉम्पिटिशन. जब दोनों टीम्स टक्कर की होती हैं तो अच्छा कॉम्पिटिशन होता है, यानी कि ए गो विद 1, तो सेकेंड और थर्ड रेस से बाहर हो गया. कुकू लेइंग एग्स इन क्रो नेस्ट. अब देखो कुकू इज एक्चुअली अ कोयल, बर्ड होती है वो, जो अपने उसके एग्स जो होते हैं ना वो क्रो के एग्स की जैसे दिखते हैं. तो वो अपने जाके एग्स कहाँ पे ले कर देती है, क्रो के नेस्ट में कर देती है. तो क्रो सोचेगा उसी के एग्स हैं तो वो उसको ब्रीड करेगा, उसको प्रॉपरली रखेगा. तो ब्रूड पैरासिटिज्म, क्योंकि एक बर्ड अपने एग को ले कर रही है इन दी अदर्स नेस्ट, सो इट इज पैरासिटिज्म. एग्स को लेकर रही है, ब्रूड पैरासिटिज्म. ठीक है, तो यानी कि बी गो विद 2. अब देखो यहाँ पे कितना स्मार्टली, ए गो विद 1, बी गो विद 2, सी गो विद 3 एंड डी गो विद 4. फंगस एंड रूट्स ऑफ हेयर प्लांट इन माइक्रोराइजी, म्यूचुअलिज्म. तुम्हारी किताब में प्लांट किंगडम में कहानी दी हुई है वाली, है ना, एंड इस टॉपिक में भी दी हुई है ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन, 2 जगह सेम बात दी है. म्यूचुअलिज्म का क्या मतलब होता है, जब दोनों ऑर्गेनिजम्स बेनिफिट ले रहे हैं, एक दूसरे से भरपूर मजे ले रहे हैं एक दूसरे से, और कोई दिक्कत नहीं है किसी को एक दूसरे के साथ रहने में, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन द 2. फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट, तो रूट्स को क्या मिल रहा है, फंगस एब्जॉर्ब करके दे रहा है मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, है ना, और फंगस को फूड एंड शेल्टर मिल रहा है प्लांट से, सो दैट मीन्स म्यूचुअलिज्म. Cattle egret and a cattle egret and a cattle in a field. अब egret are the very small birds. तुमको जनरली कहाँ दिखाई देंगी, when cattle is grazing the field. तो जब cattle field को graze करती है ना तो वो soil ऊपर आ जाती है, तो उसमें छोटे छोटे जो insects होते हैं, that becomes the food for the bird, egret bird. So that is why one get benefited and the other do not get benefited, neither harmed. तो कैटल्स को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एग्रेट को उनका खाना मिल जाएगा. ठीक है, अननोइंगली एक्चुअली कैटल हेल्प कर रहे हैं एग्रेट को टू प्रोवाइड फूड टू देम. तो बेसिकली दिस इज कमेंसलिज्म, अगर एक को कुछ भी नहीं हो रहा है और दूसरे को फायदा हो रहा है. ठीक है बच्चों, सो वील गो फॉर ऑप्शन 4, राइट.
आगे बात इसमें देख लेते हैं किताब में कैसी दी है। बड़े अच्छे अच्छे से क्यूट से एग्जाम्पल्स हैं। कैटल, एग्रेट, ग्रेजिंग बर्ड, कमेंसलिज्म, ब्रूड पैरासिटिज्म, है ना, साफ साफ से बात दी है। तो लेइंग एग्स इन द नेस्ट ऑफ द होस्ट, ठीक है। म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म की बात की है। फंजाई एंड द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, ठीक है। कंपटीशन की बात की थी वहाँ पे, द लेपर्ड एंड द लायन की दोनों टक्कर के ऑर्गेनिज्म से अच्छा कंपटीशन दिया दोनों ने, सो इट बिकम्स द कंपटीशन इंटरैक्शन। अब देखो दैट वाज ऑल अबाउट द सेक्शन ए ऑफ द ज़ूलॉजी पार्ट। लेकिन हमने ये देखा कि ज़ूलॉजी के सेक्शन ए में भी तुमको ज़्यादातर क्वेश्चंस कैसे देखने को मिले, स्टेटमेंट वाइज, असर्शन, रीजन एंड लिस्ट वाइज, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना है हमको, बेसिकली अभी यही नीट का स्पाइस है। सेक्शन बी का मतलब ये है कि थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हाई हो जाता है। अभी देखेंगे कि डिफिकल्टी लेवल हाई का मतलब क्या है ज़ूलॉजी में इन सेक्शन बी, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, कुछ स्टेटमेंट्स दिए होते हैं। अब मल्टीपल स्टेटमेंट्स दिए हैं। अब ये तो स्टेटमेंट मुझे सिंपल से लग रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टेटमेंट्स होते हैं जो बहुत ही टर्न एंड ट्विस्ट कर देते हैं। वहाँ तुमको 5 स्टेटमेंट्स दिए हैं और तुम्हें सही ऑप्शन बताना है ढूंढ के कि इनमें से सही बात क्या है, गलत बात क्या है। वो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हो जाता है। अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़े हो, ध्यान से पढ़ के आए हो, तभी तुम उन क्वेश्चन के आंसर सही से लगा सकते हो। तो बेसोफिल्स आर मोस्ट अबंडेंट सेल। बेसोफिल्स अबंडेंट होते हैं, बताओ तुम। बेसोफिल्स थोड़ी ना होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं। ये बात गलत हो गई, तुमसे पूछा क्या है, सही बात पूछी है। So this is your wrong statement. Basophils secrete histamine, serotonin, heparin. ये बात सही हो गई, दोनों चीज बनाता है वो। Basophils are involved in inflammatory reactions. ये भी बात सही हो गई, इसको inflammatory response पे रिएक्ट करेगा तभी तो हिस्टामिन बनाएगा, हिस्टामिन बनता ही तब है तुम्हारा। Basophils have kidney shaped nucleus. ये बात गलत हो गई। अब देखो ये एनसीईआरटी में कहीं नहीं दी है बात, आउट ऑफ एनसीईआरटी है बात, है ना। Basophils किडनी शेप नहीं होते, ठीक है। किडनी शेप तुम्हारा मोनोसाइट्स होते हैं, विच इज वन ऑफ द ए ग्रैन्युलोसाइट्स। तो तुम्हारा बी एंड सी बात ठीक है, वील गो फॉर ऑप्शन 2, राइट बच्चे। किताब में कैसी दी है ये बात, यहाँ दी है देखो, ये दी है। बेसोफिल सीक्रेट हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन एंड दे इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस, ठीक है बच्चों। मोस्ट अबंडेंट सेल्स तुम्हारे क्या है, न्यूट्रोफिल्स। तो तुम्हारे वहाँ पे वो बात इसलिए गलत हो गई थी। नेक्स्ट इज अगेन लिस्ट वाइज क्वेश्चन, है ना। मतलब ज़ूलॉजी में सारे क्वेश्चन तुम्हें ऐसे देखने को मिल रहे हैं। मास्ट सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तुम्हारे इरोलर कनेक्टिव टिश्यू में, यानी ए गो विद 2। देखिए ऑप्शन मिला हमारा, नहीं अभी भी 1 और 2 रेस में है, ठीक है। इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियोल, तो ब्रोंकियोल तुम्हारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है ना, बेसिकली इट इज ऑक्यूपाइड बाय द सिलिएटेड एपिथेलियम, क्योंकि तो जब हवा ले रहे हो ना अंदर, वेरी पोल्यूटेंट, लट्स ऑफ पोल्यूटेंट प्रेजेंट इन द एयर, तो वो सीलिया तुम्हारी क्या करता है, डस्ट को, पोल्यूटेंट्स को बाहर निकाल देता है आउटसाइड। तो इसलिए वहाँ पे तुम्हारी कौन सी एपिथेलियम प्रेजेंट है बच्चों, सिलिएटेड एपिथेलियम है, राइट। ब्लड, ब्लड अभी तो अच्छा देखो ये चीज़ वही बात आ गई, पिछले क्वेश्चन में भी एक बात देखी थी हमने, थोड़ा सा मिलता जुलती सी बात है। ब्लड तुम्हारा क्या है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। देखिए कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ए गो विद 2, बी गो विद 1, यानी तुम्हारा ऑप्शन तुम्हें यहीं से मिल गया। सी गो विद 4th एंड देन ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन्स के पास क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है, डी गो विद 3rd। दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, जो कि इस बारी अपडेटेड एनसीईआरटी में तुम देखोगे कि कहानी बहुत ही रेशनलाइज कर दी है, रिड्यूस कर दी है। वहाँ पे तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस, ये टॉपिक ही नहीं मिलेगा। तो कुछ अब जो हम बात कर रहे हैं आगे 24 के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो टॉपिक हटा दिए, लेकिन अभी एनटीए की कोई न्यूज़ नहीं आई है, अब तो एनएमसी कंडक्ट कराएगा, तो अभी कुछ भी नहीं कह सकते कि ये टॉपिक्स रहेंगे या नहीं रहेंगे फॉर 24 के लिए, दैट विल सी लेटर। बट एज इफ नाउ हमने जितने भी क्वेश्चंस किए अभी तक, हमने ये जाना कि पेपर 22 से मिलता जुलता था, और ज़्यादातर क्वेश्चंस तुमसे पेपर को लेंदी बनाने के लिए, तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करने के लिए तुमसे ट्रिकी क्वेश्चंस बना दिए थे, इन द सेंस कि भर के स्टेटमेंट्स दे दिए, कॉलम वाइज कर दिए, सेशन रीजन बना दिए, 2 स्टेटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चन दे दिए। तो हमें वैसी पढ़नी है बायोलॉजी। तो हम क्या बात कर रहे थे, तुम्हारा ब्लड क्या है, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियम तुम्हारी कहाँ प्रेजेंट है, पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन, तुम्हारा एरोलर टिश्यू में प्रेजेंट है मास्ट सेल्स। ये तुम्हारी किताब में एक डायग्राम है, उसमें ये कहानी दी हुई है, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स पेज नंबर 101 एंड 103 में ये कहानी सब दी है तुम्हारी। नेक्स्ट आ जाते हैं टेट्राड फॉर्म, ये बड़ा अच्छे से क्वेश्चन होते हैं सेल साइकिल के, बहुत ही अच्छी अच्छी सी लाइंस होती हैं, अगर तुम पढ़े हो लेकिन तभी कर पाओगे इस क्वेश्चंस को। टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग लेप्टोटीन, टेट्राड लेप्टोटीन में बनेगा, तुमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। लेप्टोटीन में थोड़ा बनता है, जाइगोटीन में बनता है। लेप्टोटीन में कंडेंसेशन होता है क्रोमैटिड्स का, कि हमें क्रोमोसोम्स जैसे नजर आए, जैसे कि सेपरेशन और सब क्रॉसिंग ओवर वगैरह हो पाए। तो तुम्हारा टेट्राड्स कहाँ बनेगा, जाइगोटीन में बनेगा, इसलिए ये बात गलत हो गई, यहाँ पे ये बात गलत हो गई, इट इज फॉर्म ड्यूरिंग जाइगोटीन,
ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमियर स्प्लिट्स एंड क्रोमैटिड सेपरेट। बिल्कुल सही बात। मेटाफेज फेज पे क्या होता है कि क्रोमोसोम्स अलाइंड होते हैं बीच में, बिल्कुल इक्वेटोरियल प्लेट पे, है ना, फिर उस पर जाके काइनेटोकोर सेंट्रोमियर पे चिपक जाता है और एनाफेज फेज में ही वो काइनेटोकोर सेंट्रोमियर को खींच लेता है सो दैट द टू क्रोमोसोम्स डिपार्ट्स एंड रीच टू द एंड पोल्स। समझ आ रही है बात? तो यानी कि तुम्हारी ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो गई। टर्मिनाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पकाइटिन। पकाइटिन पे थोड़ी ना होगा, कहाँ पे होगा? डाइकाइनेसिस। लास्ट जो तुम्हारा प्रोफेज 1 का पार्ट है वहाँ पे होता है तुम्हारा टर्मिनाइजेशन। तो ये बात भी तुम्हारी गलत हो गई। न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर आर रीफॉर्म ड्यूरिंग टेलोफेज। बिल्कुल ठीक बात, ये बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक हो गई। जितना भी तुम्हारी चीज़ें गायब होती हैं वो टेलोफेज पे वापस आ जाती हैं, क्योंकि उसके बाद तुम्हारा साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर सेल डिवाइड होगा। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टर क्रोमैटिड्स। सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होता है? नो, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होता है। यहाँ पे ये बात गलत हो गई। तो तुम्हारा आंसर क्या बनेगा? बी एंड डी, यानी कि वील गो फॉर ऑप्शन 1। किताब में देख लेते हैं कैसे दी है ये बात। सेल साइकिल, जैसे मैं आपको बोली थी कि सेल साइकिल का पार्ट है, ये देखो, न्यूक्लियोलस गोल्जी बॉडी एंड रीफॉर्म। कहाँ बात कर रहे हैं? टेलोफेज की। सेंट्रोमियर स्प्लिट्स, है ना, एनाफेज की, ठीक है। और क्या बात की थी तुमसे? लेप्टोटीन पे नहीं होता, जाइगोटीन पे होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। थोड़ी सी किताब की लाइंस है बिल्कुल जो तुम्हारे क्वेश्चन में दी हुई है। अब तुम कैसे लर्न करते हो, कैसे तुमने पढ़ा है, कैसे नोट्स बनाए हैं, कैसे दिमाग में है, कितना रिटेन किया हुआ है दिमाग में, उस पर डिपेंड करता है कि तुम सही आंसर करोगे या नहीं करोगे। और अगर तुम वाकई में डॉक्टर बनना चाहते हो, कीन हो एग्जाम के लिए, कीन हो अपने प्रोफेशन के लिए, कीन हो डॉक्टर बनने के लिए, तुम ज़रूर पढ़ के आए होगे। इन कॉकरोच एक्सक्रीशन इज ब्रॉट अबाउट बाय। अब देखो, कॉकरोच में कई तरह के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं वही बात कर रहे हैं। यूरिकोस ग्लैंड प्रेजेंट है, नेफ्रोसाइट्स प्रेजेंट है, फैट बॉडी प्रेजेंट है ना। फैलिक और कॉलेटेरियल ग्लैंड नहीं होते, यानी बी, सी एंड डी। तो वील गो फॉर ऑप्शन 2। किताब में देखते हैं ये बात कैसे दी है, कहाँ दी है। फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोस ग्लैंड हेल्प्स इन एक्सक्रीशन। ठीक है बच्चों, एक्चुअली डिफरेंट स्पीशीज होती हैं, तो डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट ऑर्गन्स लाइक ऑल दीज 3 कैन बी प्रेजेंट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। गिवन बिलो आर दी 2 स्टेटमेंट्स। ड्यूरिंग जी नॉट फेज ऑफ द साइकिल सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। ये बात गलत हो गई, क्योंकि मेटाबॉलिकली तो एक्टिव होता है सेल, है ना, मेटाबॉलिज्म पूरा शो करेगा, लेकिन क्या नहीं होता, सेल डू नॉट कम्स आउट ऑफ दी सेल साइकिल, सेल डू नॉट डिवाइड, सेल साइकिल से बाहर आ जाएगा, यानी तुम्हारा ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। The centromere undergoes duplication during S phase of interphase। ठीक बात है। सेंट्रोसोम क्या होता है? 2 centrioles बनाता है so that the 2 centrioles can reach to the end poles of the cell and can form the spindle fibers, जो कि एक पाथ है जिसपे चल के एनाफेज फेज में क्रोमोसोम सेपरेट होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, यानी 1 is incorrect and 2nd is correct। we'll go for option 3। किताब में कैसे दी है तुम्हारी ये बात? देखो ये दिया है, इनएक्टिव स्टेज होती है लेकिन मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, ठीक है। और कहाँ दी है? सेंट्रोमियर, सेंट्रोजोम, जो कि बेसिकली 2 सेंट्रियोल से बना है। कब रेप्लिकेट होगा? एस फेज ऑफ द इंटरफेस। ठीक है बच्चों, आगे बात कर लेते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द कॉर्डेक्स। तो तुमको सही बात बतानी है। प्रेजेंस ऑफ मिड डॉर्सल सॉलिड नर्व कॉर्ड, हमारे पास सॉलिड नर्व कॉर्ड है, हमारे पास हॉलो नर्व कॉर्ड है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तुम्हारी गलत हो गई। प्रेजेंस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, हम सबके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ही है ना। वी हैव प्रॉपर ब्लड वेसल्स जिसके अंदर तुम्हारा ब्लड बहता रहता है, ठीक है बच्चों। प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरेंजियल ग्लिसलेट्स, ये भी ठीक बात है बिल्कुल। प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हार्ट, पीछे की तरफ तुम्हारा हार्ट प्रेजेंट है? नहीं, तुम्हारा आगे की तरफ हार्ट प्रेजेंट है, वेंट्रली, तो यानी कि ये बात गलत हो गई। बी एंड सी इज द करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड वील गो फॉर ऑप्शन 1। किताब में कैसे दी है तुम्हारी ये बात? देखो ये दी है, हॉलो नर्व कॉर्ड, है ना। कैसी तुम्हारी नर्व कॉर्ड है? हॉलो नर्व कॉर्ड, ठीक है। पेयर्ड फारेंजियल गिल स्लिट्स, देखो ये दिए, हार्ट तुम्हारा क्या है? आगे की तरफ है, वेंट्रल, है ना। पेयर्ड फारेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो भी तुम्हारी बात किताब में दी है। एवरीथिंग इज गिवन इन बुक, राइट। नेक्स्ट इज अगेन
लिस्ट वाइज क्वेश्चन। लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या होती है? लिमिटेड ग्रोथ होती है, लिमिटेड रिसोर्स प्रेजेंट जो होते हैं नेचर में, तो लिमिटेड रिसोर्स की जो बात करते हैं उसको हम लॉजिस्टिक ग्रोथ उससे शो होती है। तो ए गो विद 2, लिमिटेड रिसोर्स अवेलेबिलिटी कंडीशन, तो ए गो विथ 2 तुम्हारा, अभी तो सिर्फ कोई बाहर नहीं हुआ, सब में ए गो विथ 2 दिया हुआ है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, अनलिमिटेड ग्रोथ है ना, अनलिमिटेड ग्रोथ प्रोवाइडेड इन दी प्रोवाइडेड कंडीशंस है ये जो हम आर्टिफिशियली प्रोवाइड करते हैं, है ना। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, अनलिमिटेड रिसोर्स प्रेजेंट होता है। बी गो विद 1, देखो आंसर मिल गया। समझ आ रही है बात? लिमिटेड लॉजिस्टिक इज लिमिटेड रिसोर्सेज प्रेजेंट एंड एक्सपोनेंशियल मीन्स unlimited resources present for the growth, and then expanding age pyramid is largest, मतलब कि कब तुम्हारा जो तुमने एज pyramid पढ़े होंगे, स्टेबल, एक्सपेंडिंग एंड डिक्लाइन, तो वो लार्जेस्ट तुम्हारा कब बनेगा? तो सी इज एक्चुअली गोइंग फॉर थर्ड ओनली। परसेंटेज इंडिविजुअल ऑफ द प्री रिप्रोडक्टिव एज फॉलोड बाय रिप्रोडक्टिव एंड देन पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज, मतलब तुम्हारा एक्सपेंड कब करेगा? जब प्री रिप्रोडक्टिव एज के लोग ज़्यादा होंगे तभी तो वो एक्सपेंड करेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी आगे, एज पिरामिड बढ़ेगा, तो यानी कि सी गो विद थर्ड। देन स्टेबल एज पिरामिड कब होगा? जब प्री एंड पोस्ट एज ग्रुप्स के बंदे सेम होंगे, ठीक है, तो उस कंडीशन में तुम्हारा स्टेबल एज पिरामिड होगा। तो दिस इज द ऑप्शन विल बी फोर्थ ऑप्शन। देखो ये तुम्हारी बात दी हुई है किताब में, लॉजिस्टिक ग्रोथ हैज इट्स डिस्पोजल अनलिमिटेड, द लीड टू द कॉम्पिटिशन बिटवीन द इंडिविजुअल्स फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, है ना। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज फॉर अनलिमिटेड रिसोर्सेज प्रेजेंट व्हेन रिसोर्सेज इन द हैबिटेट आर अनलिमिटेड, ठीक है बच्चों। आगे बात कर लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीक्वेंस और कॉरस्पॉन्डिंग कोडिंग स्ट्रैंड, तो कोडिंग स्ट्रैंड पे क्या सीक्वेंस होगा? अगर तुम्हारी mRNA की सीक्वेंस ये है, ठीक है, बस कुछ नहीं करना है तुमको। mRNA इसमें क्या प्रेजेंट होता है? यू प्रेजेंट होता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम तक ही रखो, क्योंकि तुम्हारा कोडिंग स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं। कोड में जो प्रेजेंट होगा तुम्हारा सेम प्रेजेंट होगा, बट देन यू गेट रिप्लेस बाय टी, क्योंकि तुम्हारा यूरासिल इज एक्चुअली रिप्लेस्ड बाय टी इन डीएनए एंड तुम्हारे आरएनए में यूरासिल प्रेजेंट होता है। तो तुम्हारे को क्या बनेगा? तुम बस ये देख लो, सेम सीक्वेंस रखो, इसको यू को टी से रिप्लेस कर दो, दैट इज योर आंसर। वील गो फॉर ए टी सी जी, ए टी सी जी, तुम्हारा सेकेंड ऑप्शन बनेगा बच्चों इसका, क्योंकि तुम्हारे आरएनए में टी प्रेजेंट नहीं होता, यूरासिल प्रेजेंट होता है, थाइमिन नहीं होता। यू हैव टू जस्ट व्हाट यू हैव टू सी इन द क्वेश्चन दैट यू गेट रिप्लेस्ड बाय टी एंड दैट इज योर ऑप्शन, ठीक है बच्चों। देखो वही मैंने इसको सोल्यूशन में डाला हुआ है थोड़ा सा, कि आप अगर लोगे मॉलिकुलर बेसिस में ट्रांसक्रिप्शन जो यूनिट है तुम्हारी, ट्रांसक्रिप्शन की जो बात की है, तो वहीं पे जब तुम्हारा mRNA बनता है तो कौन सा कोडिंग स्ट्रैंड है और कौन सा टेम्पलेट स्ट्रैंड है, उसी की बात करनी है। तो स्ट्रैंड जो तुम्हारी पोलैरिटी 3:3:5 होगी वो तो तुम्हारी टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करेगी, और अदर स्ट्रैंड जिसका 5:3 होगा वो तुम्हारी क्या करेगी? सीक्वेंस सेम होगा एज RNA, सिर्फ बदलेगा क्या? यू की बजाय टी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे RNA में थाइमीन प्रेजेंट नहीं होता, क्या प्रेजेंट होता है? यूरासिल प्रेजेंट होता है। सो वही बात दी है, तो दैट इज व्हाई वील हैव दिस ऑप्शन, राइट बच्चों। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉकरोच ड्यूरिंग सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अब ये तो बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मीन्स कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी डिफरेंट हो ऑर्गेनिज्म की, एंड विच इंडिकेट्स द 2 सेक्सेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मेल अलग है और फीमेल अलग है। समझ आ रही है बात? तो ये मैं बच्चों को ऐसे याद कराती हूँ, एनल स्टाइल, जो मेल कॉकरोच होते हैं ना बच्चों, उसमें एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसमें एनल स्टाइल होता है। तो मैं बच्चों को ऐसे याद करा देती हूँ, आप चाहो तो ऐसे याद कर सकते हो कि जो मेल कॉकरोच होते हैं दे आर मोर स्टाइलिश देन दी फीमेल कॉकरोच। क्यों? क्योंकि उनके पास एनल स्टाइल प्रेजेंट है। मेल cockroaches are more stylish than the female cockroach क्योंकि they have anal style, और ये एक identifying feature है between the male and female cockroach. Hence the name given to this phenomena is sexual dimorphism. ठीक है, किताब में देख लेते हैं कैसे दी है ये बात। ये देखो यहाँ दी है in both sexes। देखो एनल सर्काई दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन मैं स्टाइल की बात कर रही हूँ आपको। एनल स्टाइल जो होता है वो फीमेल्स में एब्सेंट होता है और मेल में प्रेजेंट होता है, इसलिए मेल कॉकरोच ज़्यादा स्टाइलिश होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। 195 क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम।
very little part is left. Which of the following statements are correct regarding skeletal muscle? तो रिगार्डिंग skeletal muscle कुछ बातें दी हैं, आपको सही बात बतानी है ना, करेक्ट बात बतानी है आपको. मसल बंडल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कोलाजेनियस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड फेसिकल. नहीं भैया, फेसिकल ही तो मसल बंडल्स हैं. दे आर कवर्ड बाय फेसिया. हेल्ड टुगेदर, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय फेसिया. तो ये बात तुम्हारी गलत हो गई. Fascicle is nothing but the muscular bundles only. Sarcoplasmic reticulum of muscle fiber is a storehouse of calcium ions. Absolutely true statement. है ना, भर के कैल्शियम प्रेजेंट होता है. एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम जो होता है मसल फाइबर का, उसे सार्कोप्लास्मिक रेटिकुलम बोलते हैं. उसमें बहुत सारा कैल्शियम होता है, विच इज रिक्वायर्ड फॉर योर मस्कुलर कंट्रैक्शन. Striking appearance of the skeletal muscle fiber is due to the distribution pattern of actin and myosin protein. ठीक बात है, हम लोग यही तो बोलते हैं क्लास, आपकी क्लास में भी कई बार हमने चीज़ डिस्कस की है, किताब में भी बात दे रखी है कि जो स्ट्राइटरी अपीरियंस है ना skeletal muscle का, स्टाइलेशन जो तुम्हें दिख रही है ना, डार्क एंड लाइट बेंड्स जो तुम्हें नजर आ रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन्स विच इज प्रेजेंट इन द मसल सेल एंड दे आर कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स. ठीक है, जिसकी वजह से मसल्स की प्रॉपर्टी है कंट्रैक्शन की. राइट, तो बिल्कुल ठीक बात है. एम लाइन इज कंसिडर्ड एज अ फंक्शनल यूनिट. तुम बताओ, एम लाइन क्या हम मानते हैं सार्कोमियर? उन दो एम लाइन के बीच में सार्कोमियर है? नहीं, जेड लाइन के बीच में सार्कोमियर है. Between the two Z line is the functional unit of muscular contraction. Sarcomere is present. यानी तुम्हारी B और C सही बात है बस. So we'll go for option 1. किताब में आपकी ऐसे दी है बात, देखो ये Z लाइन दी है जो कि तुम्हारी सार्कोमियर है, और तुम्हारा जो गलत स्टेटमेंट दिया था मसल बंडल ही फैसिकल है, विच इज हेल्ड टुगेदर बाय फैसिया. ठीक है, सार्कोप्लास्मिक रेटिकुलम इज अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस. और देख लो, पैटर्न ऑफ द टू इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स इन द मसल सेल्स, एक्टिन एंड मायोसिन, गिव्स द अपीयरेंस ऑफ द स्ट्राइएशन इन अ मसल सेल व्हिच इज बेसिकली अ स्केलेटल मसल. ठीक है बच्चों, यूनिक मैमिलियन कैरेक्टरिस्टिक्स आर. अब मतलब इससे ज़्यादा सिंपल क्या चाहोगे तुम नीट जैसे एग्जाम में, इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में? हेयर्स, पिना एंड मैमरी ग्लैंड्स, यही तुम्हारा आंसर है. ये मैमिलियन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं. देखो जो तुम्हारा सेकंड में क्या आ गया, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट से तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो गलत ही बात हो गई. इसमें तुम्हारा क्या आ गया, मोनोकॉन्डाइलिक स्कल. वैसे भी हम लोग डाइकॉन्डाइलिक होते हैं, मैमल्स आर डाइकॉन्डाइलिक, है ना, 2 कॉन्डाइल्स प्रेजेंट होती हैं तुम्हारी. टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तो एम्फीबियंस में प्रेजेंट होता है. तो तुम्हारा ऑप्शन क्या बनेगा, फर्स्ट बनेगा. देखो किताब में साफ से बात दी है, बोल्ड लेटर्स में. कहाँ दी है कि मेमोरी ग्लैंड के स्पेसिफिक फीचर्स क्या है? मेमोरी ग्लैंड तो वही, तभी तो उन्हें मैमल्स बोलते हैं, हेयर एंड पिना. ठीक है बच्चों, आगे बात कर लेते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ इन ब्रीडिंग? है ना, नॉट पूछा है कि कौन सी एडवांटेज नहीं है. It exposes harmful recessive genes and are eliminated by selection. नहीं, ऐसे ये कोई ये disadvantage नहीं है. Elimination of less desirable genes and accumulation of superior genes. It is also not there. It decreases the productivity of the inbred population. है ना, ऐसा नहीं है. After continuous breeding, so this is not the advantage. तो किताब में साफ साफ से लाइन दी हुई है कि this is not the advantage of breeding. This is not. है ना, इट डिक्रीजेज होमोजाइगोसिटी. अरे होमोजाइगोसिटी तो बढ़ाएगी वो, क्योंकि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन चल रहा है ना, इन ब्रीडिंग हो रही है ना, सो इट लीड्स टू इन ब्रीडिंग डिप्रेशन रादर. ठीक है, तो किताब में कैसी बात दी है ये देखो, इंक्रीजेज होमोजाइगोसिटी एंड ये देखो हार्मफुल रिसेसिव जीन को एक्सपोज करेगी और एलिमिनेट करेगी बाय सिलेक्शन. एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स एंड एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन्स, उसमें हेल्प करती है ये. ठीक है, तो बेसिकली क्या है, यूजुअली रिड्यूसेस द फर्टिलिटी एंड इवन प्रोडक्टिविटी. तो ये इसका एक एडवांटेज नहीं है, इसलिए तुम्हारा ऑप्शन थर्ड बनेगा बच्चों. द पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन दैट हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर. तो कौन सा पार्ट तुम्हारे ह्यूमन बिहेवियर का, ह्यूमन ब्रेन का सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर एक्सेट्रा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रेगुलेशन है जिससे? लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस. ठीक है, कॉर्पस कैलोजम तो तुम्हारे 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ के रखता है. ठीक है, तो तुम्हारा आंसर क्या बनेगा, फोर्थ बनेगा. किताब में कैसे दी है बात, इधर देखो, ये दी है. ये सारे जो तुम्हारे सेक्सुअल बिहेवियर, एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, इसमें कौन हेल्प करता है? तुम्हारा हाइपोथैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम. ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो तुम्हें सही की बात पूछी है यहाँ पे.
एन एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी स्विचेस ऑफ ऑस्मोरिसेप्टर्स, गलत बात है ना। स्विच ऑस्मोरिसेप्टर्स नहीं बंद होते अगर तुम्हारा बॉडी फ्लूइड बहुत ज़्यादा है, वो तो और एक्टिवेट हो जाएंगे, है ना। ADH फैसिलिटेट्स दी वाटर रीअब्जॉर्प्शन टू प्रिवेंट डायूरेसिस, बिल्कुल ठीक बात। ADH वाटर रीअब्जॉर्प्शन के लिए ही हार्मोन है और वो पानी को रीअब्जॉर्ब करता है जिससे तुम्हारा डायूरेसिस प्रिवेंट कर सके। सो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। ANF कॉजेज वेसोडाइलेशन, बिल्कुल ठीक बात है। जब तुम्हारा ADH इज ऑल्सो एक्टिंग एज वैसोप्रेसिन, वैसो कंस्ट्रिक्टर की तरह एक्ट करता है, और जब तुम्हारा वैसो कंस्ट्रिक्टर की तरह एक्ट करेगा तो ब्लड वेसल्स के डायमीटर को कम कर देगा जिससे तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अब जब वो इंक्रीज ब्लड प्रेशर तुम्हारे हार्ट की तरफ जाएगा, ब्लड विद द इंक्रीज प्रेशर तुम्हारी हार्ट की तरफ जाएगा, तुम्हारे एट्रियम जाग जाएंगे। देखो कुछ कहानी ना वहीं से कुछ दिए हुए तुमको हार्मोन्स, तो जो हमने एक लास्ट क्वेश्चन में बात की थी, तुम्हारे एट्रियम जाग जाएंगे, फिर ANF को बनाएंगे। ANF एक वेसो डायलेटर की तरह काम करेगा, ब्लड वेसिस के डायमीटर को बढ़ा देगा और तुम्हारा ब्लड प्रेशर को कम कर देगा। भाई बॉडी में कोई ना कोई भी चीज़ ना तो कम होनी चाहिए ना ज़्यादा होनी चाहिए, ऑप्टिमम अमाउंट में होनी चाहिए, ठीक है। तो ANF फैसिलिटेट्स दी वाटर रीअब्जॉर्प्शन, ठीक बात है। एंड ADH कॉजेज वेसो डायलेशन, ठीक बात है। ADH कॉजेज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, अभी मैं आपको बताई थी ये बात। ADH वैसोप्रेसिन है, वैसो कंस्ट्रिक्टर है, डायमीटर को कम करेगा ब्लड वेसल्स की, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा, तो ये बात भी तुम्हारी ठीक है। ADH इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन GFR, GFR इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट। तो तुम्हारा तुमसे कह रहा है कि ADH इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज थोड़ा ना करेगा, जब पानी को रीअब्जॉर्ब करेगा तो तुम्हारा CFR कम थोड़ी ना होगा, बढ़ेगा। तो यानी कि ये बात तुम्हारी गलत हो गई। B, C and D are the correct statements and we'll go for option 1. किताब में तुम्हारी ये बात कैसे दी है, देखो ऑस्मो रिसेप्टर स्विच ऑफ थोड़ा होंगे और एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है, बाय द चेंज इन ब्लड वॉल्यूम एंड ऑल दैट, ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम एंड आयनिक कॉन्सेंट्रेशन। ADH क्या करता है, पानी को रीएब्जॉर्ब करता है ना, जिससे कि डायलिसिस को प्रिवेंट कर सके। अब तुम्हारा GFR देखो, ADH क्या करेगा, इट ऑल्सो इंक्रीजेज एंड ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड दिया बाय GFR, ठीक है। ANF क्या करता है, वैसो डायलेटर है तुम्हारा और तुम्हारे ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देगा, ठीक है। सारी कहानी दी है। तुम्हारा टॉपिक कौन सा है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, क्लास 11th, पेज नंबर सब दिया हुआ है हमने, तो प्लीज़ उसको गो थ्रू करो और देखो कि हमें कैसे पढ़ना है फॉर 24। ये पूरा एनालिसिस, पूरा जो पिछले भी हमने डाला था और ये क्वेश्चंस की भी जो हम बात कर रहे हैं, ये बेटा आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, स्पेशली फॉर नीट 24 स्टूडेंट्स, कि आपको चीज़ों को कैसे ग्रैब करना है, दिमाग में कैसे रखना है, कैसे बात आप याद रखें किताब की कि आप सही आंसर तक पहुँच पाएँ, ठीक है बच्चों। Which of the following are not under the control of thyroid gland? तो थायराइड हार्मोन, तो थायराइड हार्मोन के कंट्रोल में क्या नहीं है, तुमको ये बताना है जो उसके बस के बाहर है। नॉट की यहाँ पे अंडरलाइन कर लेते हैं। मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, भाई ये तो करता है तुम्हारा, तो तुम्हारा ये आंसर नहीं बनेगा क्योंकि ये करता है और हम नॉट की बात कर रहे हैं, तो हम इसको नहीं लेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे। रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे, ये भी थायराइड हार्मोन करता है। नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेकअप साइकिल, अब ये नहीं करता, तो नॉट की तो बात कर रहे हैं। स्लीप वेकअप साइकिल तुम्हारा पीनियल ग्लैंड, सेरोटोनिन मेलोटोनिन वो करता है। डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, ये भी नहीं करता, तो ये हम अपने ऑप्शंस में लेंगे। स्टेटमेंट्स ये तुम्हारे जाएंगे क्वेश्चन के साथ। सपोर्ट्स द प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन, ये करता है इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, समझ आ रही है बात। तो हम किसके लिए जाएंगे, सी एंड डी, सो वील गो फॉर ऑप्शन 2, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों चीजें नहीं करता, ना ही इम्यून सिस्टम को डेवलप करेगा, ना ही स्लीप वेकअप साइकिल को रेगुलेट करेगा। देखो तीनों बातें दी है ना, जो करता है वाली बात जो हमने निकाल दिए थे, रेगुलेट द मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट, सपोर्ट्स द आरबीसी फॉर्मेशन, maintenance of electrolyte balance and water is influenced by the thyroid hormones. So I guess this is the last question, 200, yes. So मेरे बच्चों, तुम लोग को बात समझ आई होगी कि हमें कैसे पढ़ना है एग्जाम के लिए। This is a complete description of all the questions that we got in NEET 23 exam, physics, chemistry and biology. ठीक है, तो अब आप इन सारों क्वेश्चंस को एक बार देखो, समझो, एनसीईआरटी में देखो कि कहाँ पे ये बात दी है, कैसे दी है, आपको एनसीईआरटी लाइंस कैसे पढ़नी है। यू नो, इट इज़ नॉट अबाउट द बायोलॉजी ओनली विच कम्स फ्रॉम एनसीईआरटी, इट इज़ ऑल्सो अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री विच ऑल्सो कम्स फ्रॉम एनसीईआरटी, स्पेशली नीट एग्जाम। नीट एग्जाम में अगर तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का एनसीईआरटी अच्छे से लगा लोगे, पढ़ लोगे, ग्रैब कर लोगे, समझ लोगे, दिमाग में फिक्स कर लोगे, रिटेन कर लोगे टिल द एग्जाम, तो बच्चों नीट आपके हाथ से नहीं जाने वाला,
आपकी हाथ में होगा, आप डॉक्टर ज़रूर बनोगे. दैट्स ऑल. स्टे ट्यून्ड.